बाजार में मजबूती के साथ कारोबार और सीमित दायरे में है उतार चढ़ाव और अब एक्शन है आखिरी 1.5 घंटे का। नजरें हैं शाम 6 बजे पर, जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन। तो देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में बाजार अपनी मजबूती कितनी बरकरार रख पाते हैं, कहां क्लोज हो पाते हैं, ऐसे में क्या करें, कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और हम देख भी रहे हैं कि सुबह से बाजार सुस्त शुरुआत के बाद रफ्तार पकड़ी है। अब क्या ये रफ्तार बनाए रखेंगे बाजार? क्या अच्छी क्लोजिंग के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं? यही सवाल पूछेंगे अनिल जी से। अनिल जी, उस सवाल से पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है सर? इस समय की बड़ी बात है दीप, ये है कि ऊंचाई से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है बाजार, लेकिन कोई चिंता की बात अभी भी नहीं है। 11,900 के लेवल को लगातार निफ्टी ने होल्ड किया है, उसके ऊपर बना हुआ है। मेटल और सरकारी बैंक ये थोड़े से दबाव में आपको आज नजर आएंगे, लेकिन आईटी शेयर मजबूत है। रियल एस्टेट शेयरों में तेजी होती दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर रहने से का शेयर 5.5% फिसला है और अब नजरें लीवर के नतीजे पर है। एचयूएल जो कि आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेगा। छोटे छोटे सेक्टर्स आज एक्शन में दिख रहे हैं, जिसमें सिरामिक शेयर्स अच्छे मजबूत दिख रहे हैं। डायग्नोस्टिक कंपनियां मजबूत नजर आ रही है, यहाँ पर तेजी होती दिख रही है। यूरोप के बाजारों में रिकवरी आती हुई दिख रही है निचले स्तरों से और डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक मजबूत हैं। तो ग्लोबल संकेत बेहतर है, भारतीय बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। बिल्कुल अनिल जी, और आशा अभी भी है कि शायद आज यूएस में स्टिमुलस बिल पर कुछ एक्शन हो, पर प्रधानमंत्री मोदी भी अब 6 बजे बात करने वाले हैं सर, वहां पर भी हमारी नजर है। और देख रहे हैं कि कल की तेजी के बाद बाजार आज एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, तो इसको तो पॉजिटिव ही मानना चाहिए सर। उम्मीद और आशंका दोनों ही आप रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। कि उम्मीद ये कि कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, त्योहारों का सीजन है, नवरात्रि चल रही है, सामने आगे दशहरा दिवाली है, तो कुछ अच्छा कह जाए, अच्छा कर जाए, तो बाजार का भी मूड अच्छा हो और देशवासियों का मूड और बेहतर होता हुआ दिखे। और डर ये हमेशा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ऐलान भी आ सकता है जो शायद आपको, हमको या बाजार को पसंद ना आए। तो क्या होगा एग्जैक्टली वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ये समझना है कि शायद एक बड़ा राहत पैकेज, चूंकि पहली बार प्रधानमंत्री दे चुके हैं, तो उसके बाद राहत पैकेज को लेकर कुछ कहेंगे, इसकी संभावना कम है। शायद ये फेस्टिव सीजन की बधाइयाँ देने वाला सिलसिला हो और साथ ही ये हो कि चलिए आप लोग ध्यान रखें, कोरोना की दूसरी लहर दुनिया भर में फैल रही है, हमारे यहाँ ना आए। तो त्योहारों का सीजन अगर आप मना रहे हैं तो सावधानी से मनाएं और जो नियमों का पालन करना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग के, वो पालन करते रहें और इसके साथ उनका स्पीच खत्म हो। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये देखिए वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ये समझना है कि संभावना इस बात की ज़्यादा है कि किसी तरह का कोई आर्थिक पैकेज है इस मोर्चे पर शायद प्रधानमंत्री ऐलान न करें। नहीं इस वक्त कोई ऐसा लॉकडाउन वाले बढ़ने की या इस तरह की कोई एक ख़राब खबर आ सकती है, क्योंकि देखिए यूरोप की सिचुएशन ख़राब है, वहाँ पर फिर से प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या है नहीं। हमारे यहाँ साफ तौर पर अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लियर कट है कि कोरोना पिछले 15 दिनों से 20 दिनों में काफ़ी काबू में आता हुआ दिखा है। तो वो डर नहीं है, बस यही है कि या तो ये नॉन इवेंट हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नॉन इवेंट इस हिसाब से हो सकता है कि वो सिर्फ त्योहारों के हिसाब से विश करके चले जाएं। पॉजिटिव ये हो सकता है कि अगर कुछ पैकेज वैकेज की बात करें जिसकी संभावना काफ़ी कम है, तो उसे आप थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं। ये डरने की ज़रूरत नहीं कि शायद कोरोना को लेकर रेस्ट्रिक्शंस वापस आ सकते हैं, इसकी संभावना फिलहाल तो कम नज़र आती है। बाकी तो दीप फिर शाम को पता चलेगा। जहाँ तक बाजारों का सवाल है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है, लाल और हरे निशान के बीच में झूलता हुआ। अपने टारगेट्स लगभग हासिल किए। आपको याद होगा कल भी हमने जब कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 24,200 का, तब हमारे टारगेट 24,300, 350, 24,400 तक के टारगेट थे और उसके बाद 24,550 तक के टारगेट्स बनते थे। तो 24,400 का टारगेट आज बैंक निफ्टी ने छुआ है, 24,410 का हाई स्पॉट लेवल पर बनाया है। तो ब्रॉडली जिस लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी को घूमना चाहिए वहीं से घूमा है। अब देखते हैं सिंपल आपको जो इस वक्त रेंज रखनी है बैंक निफ्टी की, नीचे 24,000 और ऊपर 25,000, ये माफ़ कीजिएगा 24,500, ये 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा। 24,000 के नीचे कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, 25,000 के 24,500 के ऊपर या यूँ कहें 24,450 के ऊपर ही, 24,500 के ऊपर ही आपको बड़ा मजबूती का वापस से आपको संकेत आता हुआ दिखेगा। तो ऊपरी स्तरों पर अब प्रॉफिट भी बुकिंग करते रहें। और दीप आपको याद होगा कि हम सुबह यही बात कर रहे थे कि 24,400 24,500 आए तो बिल्कुल भी डरिए और हिचकिचाइए मत, वहाँ पर बेचिए भी ज़रूर। और जिन लोगों ने ऊपर में बेचा है
उन्हें भी फायदा हो रहा है। और नीचे खरीदने की बात भी 24,075 के आसपास हुई थी और एग्जैक्टली लो आज का 24,040 का है। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके हैं और वो अगले 1.5 घंटे में आपको और मिलेंगे, ये निश्चिंत रहें। आइए इन्हीं मौकों को ढूंढते हैं और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वसीम साहब, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। वसीम साहब स्वागत है आपका। बाजार थोड़े से वोलेटाइल होते हुए दिखे हैं ऊपरी स्तरों से, हालांकि डाउ फ्यूचर्स तो मजबूत है लेकिन हमारे बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। कैसे देख रहे हैं आप और क्या करना चाहिए, और साथ ही अपना अपडेट भी दें सर। तो अनिल जी देखिए, मार्केट में थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपने देखा 2 दिन में इतनी सुपर्ब रैली है। 11,945 गए हैं वो, आज नहीं तो अगले मेरे को 2 दिन के बाद दिखता है। इस हफ्ते 12,000 मेरे को लग रहा है क्रॉस जरूर होएगा। और बैंक जैसे आपको कहा था 25,000 की एक्सपायरी, 24,460 तो आज ही मार गया है। तो 500 पॉइंट जो और हैं वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑन पॉजिटिव ऑन बैंक्स, और उसमें प्रॉफिट उसमें आपको कोई भी डिक्लाइन मिले लेने का मौका है। सुबह आपको 3 कॉल दी थी, उसमें से 2 तो हो गई। भारतीय आपको 401.2 में दिया था, वो 414.30 बिक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। और डीएलएफ आपको 165 पे कहा था, वो 169.50 बिक गया। मैं अभी भी सोचता हूँ डीएलएफ कैन हिट 175 to 180 वेरी वेरी इजली, मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और नेक्स्ट वीक, बिकॉज प्रॉपर्टी स्टॉक्स आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ। गोदरेज प्रॉपर्टी आपको 860 पे कहा था, आज भी डे हाई पे है 918 रुपए। तो प्रॉपर्टी वेरी वेरी बुलिश ऑन रियल इस्टेट। अब और उसके सामने बजाज ऑटो शॉर्ट है, वो हम आपको टारगेट दे रखा है 3,510 में कीजिए। 3045 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस, 2900 का टारगेट। अब आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल हैं, दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जो आपको अगर डेरिवेटिव में करना है या डिलीवरी में, ये मौका है लेके रखने वाला। बताएं सर कौन से हैं वो दोनों स्टॉक सर। तो पहला होएगा सर विप्रो ने अपने रिजल्ट्स के बाद कंसोलिडेशन देखी है। 345 का भाव है, 345, 345, 50, 337 का स्टॉप लॉस रखिए, 375 का टारगेट। वो जो उसमें कंसोलिडेशन थी, आई थिंक इट इज ओवर नाउ। विप्रो इज लुकिंग गुड फॉर अ 10% अपसाइड। दूसरा बाय होएगा जो मैं पहले भी आपके यहाँ डिलीवरी के लिए बोल चुका हूँ, और मैं सोचता हूँ अगले 2-3 ये आप 2-3 दिन, 2-3 महीने, 3-4 साल मत देखिए। HDFC लाइफ रिजल्ट्स वर फार अहेड ऑफ द स्ट्रीट। 568 का भाव है, 561 का स्टॉप लॉस रखिए। इसका भाव 625 रुपए मुझे दिखता है, और ट्रेडिंग कॉल के लिए 625 है, लेकिन 675 का टारगेट आपको दिवाली तक दिख जाएगा इफ यू हैव द डिलीवरी ऑन दिस। ओके वंडरफुल। 675 लगभग 100 रुपए की तेजी दिवाली तक यहाँ पर HDFC लाइफ में हो सकती है, बेहद बुलिश। और वसीम साहब की तरफ से राय विप्रो में भी खरीदारी की। दोनों निफ्टी के स्टॉक हैं जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। थोड़ी देर में आपसे फिर से मुलाकात होगी 2:50 पर, तब आपसे लेंगे आपकी कुछ पसंद के बेहतरीन स्टॉक और भी। आइए तब तक आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एक जायजा उन सभी ट्रिगर्स का, इवेंट्स का, जिन पर आपको हमको सबको रखनी है नजर। मानसी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए वो तमाम इवेंट्स। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सभी की नजर है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से आज बाजार बंद होने के बाद HUL के नंबर्स आने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर होगी। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO आज से खुल चुका है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक के अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक जो है ये फोकस में है, और साथ ही धानुका एग्रीटेक का बायबैक जो कि आज से खुला है। दाम इसके 1,000 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। कल 21 अक्टूबर के दिन निफ्टी स्पेस की कंपनियां बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, तीनों कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। वहीं कोलगेट वायदा बाजार में अपने नंबर्स पेश कर सकते हैं। 10:30 बजे कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वहीं एस्ट्राजेनेका भारत में कैंसर की दवा कैलक्विंस कल लॉन्च करने जा रही है। यूएस में $500 अरब के छोटे स्टिमुलस बिल पर भी वोटिंग कल होती हुई दिखेगी। गुरुवार का दिन 22 अक्टूबर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन होगा। वहीं नतीजों के लिहाज से बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स निफ्टी स्पेस में अपने नंबर्स पेश करेंगे। अंबुजा सीमेंट, L&T फाइनेंस होल्डिंग, बायोकॉन, भारती इंफ्राटेल जैसी तमाम कंपनियां वायदा बाजार में अपने नंबर्स पेश करती दिखेंगी। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO इस दिन बंद हो जाएगा। वहीं RBI OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेगा। अंबुजा सीमेंट की बोर्ड बैठक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अंतरिम डिविडेंड को लेकर इस बोर्ड बैठक में विचार हो सकता है। 22 अक्टूबर गुरुवार के दिन ये होने वाली है।
मोल्टेक पैकेजिंग के राइट इशू की रिकॉर्ड डेट है ये। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच प्रेसिडेंशियल बहस होने जा रही है 22 अक्टूबर के दिन, तो इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ढेर सारे इवेंट्स हैं, ढेर सारे नतीजे हैं जहां पर हमारी नजर रहेगी। कुछ नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं और उन पर मार्केट्स रिएक्ट भी कर रहे हैं और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स भी हैं वरुण के पास। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो ग्रैन्यूल्स इंडिया नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 96 करोड़ से बढ़ के ये 164 करोड़ पे आया है। आय भी अच्छी बढ़ी है, लेकिन मार्जिन सस्टेन नहीं कर पाई है कंपनी। इनफैक्ट मार्जिन भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, माफ कीजिएगा, 20.6% से बढ़ के 29.9% पे आया, तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। हिंदुस्तान कॉपर 27 अक्टूबर को नीति आयोग की बैठक है, जहां पे स्ट्रैटेजिक विनिवेश जो है उसको लेके हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर चर्चा की जाने वाली है। तो ये स्टॉक आज काफी रडार पे है, काफी हरकत इसमें देखने मिल रही है। स्ट्राइड्स फार्मा, इसको यूएस एफडीए से एक ब्लड प्रेशर की दवा की मंजूरी मिली है। कैडिला जाइडस को एक दवा के लिए, बेसिकली एक ब्लैडर ट्रीटमेंट की दवा है, उसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। और डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ इन्होंने अल्सर की एक दवा है उसको फिर से रीलॉन्च किया है यूएस में। तो काफी सारी फार्मा कंपनीज को अप्रूवल मिला है या रीलॉन्च किया गया है। राणे ब्रेक, सुंदरम ब्रेक जैसे काउंटर जो है उसमें आज काफी हरकत देखने मिल रही है, क्योंकि हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी कि भारतीय ऑटो एंसिलरी कंपनी को प्रमोट करने के लिए सरकार काफी हद तक कोशिश कर रही है। और यहाँ पे ब्रेक लाइनिंग और ड्रम ब्रेक लाइनिंग की जो इंपोर्ट है उस पर सख्ती बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उसके चलते अगर रूल्स को तोड़ा गया तो उसके चलते पेनल्टी भी लगाई जाएगी और काफी सारी जो नई पॉलिसीज है वो लाने वाले हैं। तो इसके चलते इन स्टॉक्स में अच्छी हरकत है। न्यूलैंड लैब्स, सितंबर तिमाही में आशीष कचोलिया का जो हिस्सा है वो बढ़ के 1.3% हो गया है। स्पाइस जेट 62 नए इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट्स ये शुरू करने वाले हैं, तो इसके चलते एविएशन स्टॉक जो है वो काफी हरकत में। और सबसे आखिरी में वेदांता, क्योंकि एसएनपी ने वेदांता रिसोर्सेज की जो रेटिंग है पहले वॉच लिस्ट में रखी थी, अब बेसिकली उसको नेगेटिव कर दिया है। तो जो वो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है बेसिकली वेदांता के लिए। बिल्कुल, तो पेरेंट कंपनी की जो रेटिंग थी वो वॉच लिस्ट से बदलकर अब नेगेटिव हो गई है। वैसे भी कहा गया था कि डीलिस्टिंग ज़रूरी है अगर इन्हें अपनी रेटिंग इंप्रूव करनी है। और आज तो हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड बैठक है डिविडेंड को भी लेकर, तो वेदांता के लिए अहम दिन साबित हो रहा है। आज देखते हैं हिंदुस्तान जिंक से क्या निकल कर आता है। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स हैं हमारी श्रेणी में, उन्हीं पर फोकस कर लेते हैं। जिस तरह से एक्शन बाजार का आज बन रहा है, टेलीकॉम स्टॉक्स में बढ़िया रिवाइवल आया है, वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पर कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बन रही है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी हैं हमारे साथ, विश्वेश जी हैं, नितिन मुरारका, राकेश जी, कुणाल जी और साथ ही वागले साहब भी हैं। सुमित जी, आपसे शुरुआत करता हूं। जुबिलेंट फूड पर एक बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है, 2.5% ऊपर है। क्या ट्रेड बनेगा इसके लिए क्लोजिंग में 2300 के ऊपर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। जुबिलेंट फूड के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और तेजी का ट्रेड बनेगा। स्टॉक के अंदर ऊपर में 23.25 का रेजिस्टेंस है। 23.25 का लेवल टूटने के बाद ये मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर फिर ऊपर में 2400 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड में जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है वो होल्ड करें और 23.25 के बाद और फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें 2400 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 2400 के लेवल्स जल्दी ही आपको देखने को मिल सकते हैं। जुबिलेंट फूड पर रखिए नजर। एस्कॉर्ट्स पर भी बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, हालांकि स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में है, पर 1200 के ऊपर आपको एस्कॉर्ट्स भी जाते हुए दिख रहा है, वहां पर नजर रखिए। मदरसन सुमी में थोड़ी खरीदारी आ रही है, वहां पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स में एक बार फिर से आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट आते हुए दिख रहा है। वोडाफोन यहाँ पर लंबे समय के बाद थोड़ा एक्शन आया है, 7-7.5% की तेजी इस स्टॉक में भी आज बन रही है, तो वहां पर भी एक्शन बरकरार है। पर भारतीय एयरटेल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबे समय बाद थोड़ा मूवमेंट आया है। अब ये सस्टेनेबल है कि नहीं, सवाल तो वहीं पर इसके लिए बनता है। पर भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, ये दोनों स्टॉक्स भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं इस समय। पीवीआर ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा मूव आया है और अनलॉक से लेकर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। बंसल जी, पीवीआर 11-11:30 बजे एक स्पाइक आया था स्टॉक में और फिर वो गेन सस्टेन कर रहा है पीवीआर। क्या यहां पर भी कुछ ट्रेड है 1170 के लेवल्स पर? देखिए दिवांशु, कोई ट्रेड नहीं है। इनफैक्ट नीचे में 1115 के अराउंड एक सपोर्ट है और टेक्निकली नीचे का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तो स्टॉक एक साइडवेज जोन में रहेगा। इनफैक्ट और दूसरा चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग इसको अवॉइड करना चाहिए।
चलिए ठीक है, फॉर द टाइमिंग अवॉइड करते हैं, बट मूवमेंट आ रहा है। अनलॉक से रिलेटेड कुछ थीम्स हैं जो एक बार फिर से आपको बाजार में एक्शन दिखा रही हैं। अब ये कितनी सस्टेनेबल है, सवाल तो उन्हीं पर आपको बनाना पड़ेगा। पीवीआर 2% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है। और नितिन जी, बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बैंक निफ्टी में चल रहा है, पर एचडीएफसी बैंक से आज ये जो थोड़ा सहारा मिलते हुए दिख रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? 1200 के ऊपर स्टॉक होल्ड कर रहा है आराम से। क्या एक्शन दिखता है अब इसमें? देखिए, एक तो मार्केट में जो अभी हम लोग साइडवेज देख रहे हैं, मार्केट केवल 22-23 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर है। बट डेटा जो अंदर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा है, मतलब साइडवेज का डेटा आज मार्केट में नहीं है। इतना साइडवेज जब होती है तो ऑप्शंस में दोनों साइड राइटिंग होती है, बट डेटा जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो आज का डेटा है ये कम से कम 70-80 पॉइंट निफ्टी ऊपर का और बैंक निफ्टी कम से कम 250-300 पॉइंट ऊपर का डेटा है। यानी अब देखते हैं यहाँ से क्लोजिंग में कैसे मूव आती है। तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए और काफ़ी पॉजिटिव डेटा है। अब हम एचडीएफसी बैंक पे आए तो एचडीएफसी बैंक में सुबह से करीब 4% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुका है और ये मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अगर लीडरशिप आती है, जो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी से लीडरशिप आएगी, तो ये एचडीएफसी बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर के जा सकता है, क्योंकि इसका वेटेज करीब 30-35% है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक को इस लेवल पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आज का लो का रखें 1205 का, और 1260, 1265 ऐसे टारगेट मिल सकता है। तो लीडरशिप ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक से आएगी, जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर के जाना चाहिए। चलिए, बैंक्स एक बार फिर से अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहे हैं और एचडीएफसी बैंक से आपको लीडरशिप के संकेत मिल रहे हैं। ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर राय। पर आइए, आपके लिए एक और बैंक पर स्ट्रैटेजी तैयार है बिगुल विश्वेश जी के लिए। विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा सा ब्रीदर ले, साइडवेज कंसोलिडेट हो, लेकिन एक स्टॉक है जो अच्छे ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है और वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक करीबन 181 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। तो मैं फ्यूचर ना सजेस्ट करके ऑप्शन स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगा और मेरे हिसाब से काफी कंजर्वेटिव येट प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। तो करना ये होगा, आपको आरबीएल बैंक का 180 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा, एक लॉट, जो करीबन अभी 7 रुपए 60 पैसे के आसपास मिल रहा है, मान लीजिए 8 रुपए के आसपास मिल रहा है। और उसके सामने 190 का एक कॉल बेचना है जो 4 रुपए में बिकेगा, और 200 का एक कॉल बेचना है जो 2 रुपए में बेचेगा। तो इसको कॉल लेडर कहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो 2 कॉल बेच रहे हो वो 190 और 200 की बेच रहे हो, जो खरीद रहे हो 180 की खरीद रहे हो, एट द मनी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो नेट आपकी जो डेबिट आती है वो 1 रुपए 60 पैसे की डेबिट आती है। मेरे हिसाब से 2500 का लॉट है, 2600 का। तो मैक्सिमम रिस्क ऑन द डाउन साइड इस 4500, मतलब अगर व्यू गलत हो गया, नीचे चला जाता है, 4500 है। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्टॉक ऊपर जाता है और स्टॉक 190 से 200 के बीच में एक्सपायरी देता है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 21,500 से। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। और अपसाइड में 208 के बाद में आपका अनलिमिटेड रिस्क शुरू होता है। तो देखिए, अभी फिलहाल द स्ट्रेटेजी का रीजन ये है, 180 के कॉल में 15,40,000 शेयर है और ये स्टॉक ऐसे मूवमेंट दिखा रहा है कि शायद 180 के कॉल में अनवाइंडिंग शुरू हो और 200 के कॉल में जहां 15 लाख शेयर है वहां तक जा सकता है। और मुझे नहीं लग रहा ये सीरीज में 200 निकलेगा। तो 180 के कॉल राइटर विल शिफ्ट टू 200। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 200 लुक्स लाइक अ सेफ। तो हम हमारी कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए 180 खरीद के 190 और 200 बेच के कॉल राइटर बना रहे हैं। 1.5 रुपए का रिस्क है ऑन द डाउन साइड। कमाने के लिए आप समझ लीजिए 7 रुपए जितना कमाने के लिए। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। आप एक्सपायरी तक नहीं तो भी एटलीस्ट फ्राइडे तक भी होल्ड करेंगे तो प्रॉफिटेबल रह सकती है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है विश्वेश जी, पर व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए एक बार जरा आप फिर से रिपीट करिए। आप कह रहे हैं कि आरबीएल बैंक की 180 की कॉल खरीदनी है जो 7.6 में मिलेगी, उसके मुकाबले आपको 190 की एक कॉल बेचनी है 4 रुपए में और 200 की एक कॉल बेचनी है 2 रुपए में। यानी कि 180 की कॉल खरीदिए पर उसके सामने 190 की एक कॉल बेचिए और 200 की कॉल बेचिए और टोटल आपका डेबिट होता है 1.6। अब ये टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो क्या लेवल्स ध्यान रखने चाहिए, ये फिर से समझाइए विश्वेश जी।
देखिए, अगर आपका जो डेबिट है वो मैक्सिमम रिस्क होता है, क्योंकि ये डेबिट स्ट्रैटेजी है। तो अगर मार्केट नीचे ही चला जाता है तो आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है, ₹1.60। तो मुझे लगता है कि अगर आरबीएल बैंक यहाँ से 170 ब्रेक करता है तो अगर आप एग्जिट करेंगे तो ये 1.6 है, वो पूरा लॉस भी नहीं होगा। इनफैक्ट ब्यूटीफुल ये है कि शायद आपको 75 पैसे या ₹1 भी वापस मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट क्या है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि 200 तक आपको कोई रिस्क नहीं है, और 190 से 200 के बीच में अगर एक्सपायरी आती है तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट टू द ट्यून ऑफ 21,000 रुपीज। मुझे लगता है फ्राइडे तक होल्ड करिए, आपके 4,000 के रिस्क के सामने एटलीस्ट 10,000 से 15,000 रुपए बन सकते हैं। ओके, इसमें एक बार मैं आपको रोकूंगा विश्वेश जी। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आ गए हैं, एचयूएल के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। इन रिजल्ट्स पर फोकस कीजिए। 2009 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा है, हमारा अंदाजा 2020 करोड़ था, तो बिल्कुल अंदाज पर एकदम सही। जो अनुमान था, जिसने भी अनुमान बनाया वो बहुत ही बेहतरीन बनाया। एग्जैक्टली जो अनुमान था वही रिजल्ट्स आए। 11 करोड़ तो अब 2000 करोड़ में कोई मायने नहीं रखते, तो एकदम वही मुनाफे का आंकड़ा है जो हमने अनुमान लगाया। 2020 करोड़ का अनुमान था और 2009 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो मुनाफे का आंकड़ा एकदम उम्मीद के मुताबिक। एचयूएल के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर। एचयूएल के रिजल्ट्स तो मार्केट के बाद आने थे। अरे वाह, मार्केट आवर्स में आगे बहुत बढ़िया बात है। तो एचयूएल के रिजल्ट्स आपके लिए मार्केट आवर्स में आते हुए ये तैयार है। इस वक्त रिजल्ट्स के बाद स्टॉक के मूवमेंट पर एक बार कुणाल जी जल्दी से चार्ट्स अपने तैयार कर लें, मैं आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद में हम देखेंगे क्या कुछ करना है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल 1850 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 2009 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है। तो अनुमान के मुताबिक नतीजे एचयूएल के। जी कुणाल जी, चार्ट्स पर लेवल दीजिए जल्दी से। अनिल जी देखिए, इंट्राडे में मेरे खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है जब तक 2188 का लेवल एचयूएल पार न कर ले, 2188 के ऊपर ही नई खरीद करनी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो 2188 के ऊपर बाय करना है। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 2166 रुपए पर 2166 पर रख लें। 2166 के नीचे गया तो एचयूएल में थोड़ी और कमजोरी देखने को मिलेगी। खरीदारी 2188 के ऊपर ही करनी चाहिए। 2188 के ऊपर खरीदारी करें। 2188 के ऊपर निकलने की तैयारी में। अगर 2188 के ऊपर टिक जाए तो फिर क्या स्टॉप लॉस टारगेट होंगे, कुणाल जी जरा तैयार कीजिए, वो मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। तब तक बता दूं कि मार्जिन 25.1%, कामकाजी मुनाफा जो है उसके मार्जिन जो है 25.1% ईबिटा मार्जिन आते हुए दिखे। ये एचयूएल के नतीजे 2182 दिन के हाई पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करा है। 2196 का हाई बनाया, लेकिन ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 11,442 करोड़ की आय का आंकड़ा आपके लिए एचयूएल में आता हुआ दिख रहा है। तो पहली नज़र में जो नतीजे दिख रहे हैं वो ठीक दिख रहे हैं, कहीं कोई कमजोरी का नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात होगी वॉल्यूम ग्रोथ। क्या डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलती है या फिर सिंगल डिजिट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वो आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट घटे हैं, कोई खास नहीं। 2180 के ऊपर खरीदना है, 2190 के ऊपर खरीदना है, राइट। अभी 2175 के आसपास फ्यूचर्स हैं। कुणाल जी, अगर 2190 के पार निकल कर टिके तो क्या लेवल्स रखने ध्यान में, पूरा डिटेल्स बताएं सर। अनिल जी देखिए, अगर 2188 के ऊपर एचयूएल निकल गया तो इसमें एक फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और फिर मेरा जो टारगेट है वो 2230 रुपए का 2230 का पहला इंट्राडे टारगेट और 2250 का इवेंचुअल टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि 2188 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। और नीचे जो लेवल देख करके चलना है वो 2166 का है। 2166 के नीचे थोड़ी कमजोरी हो जाएगी। वैसे जो स्ट्रक्चर है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जी इसी दायरे में ये काफी वक्त बिता सकता है। तो जब तक 2188 के ऊपर एक डिसाइसिव फ्यूचर्स में क्लोज ना हो, बाय ना करें। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब तक और कुछ हो कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर एक एल्गो ट्रेड आपके लिए आने की तैयारी में। बताएं सर। अनिल जी देखिए, एल्गो ट्रेड है, अभी भाव चल रहा है 191 रुपए 30 पैसे। स्टॉक का नाम है अडानी गैस, जिसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट अभी होते हुए नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर अडानी गैस को बाय करना है। इस स्टॉक का बीटा बहुत हाई है, तो बाजार के बनिस्बत बहुत तेजी से चलता है और अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट पैटर्न से हो रहा है। ओवर टू राकेश। अनिल जी 187 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 200 रुपए के टारगेट के लिए अदानी गैस को खरीदने की राय है। और एक बार कंफर्टेबली 195 के लेवल्स आते हैं तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद का दाम का लेके आना है। एज ऑफ नाउ 187 का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट।
ओके, तो ये है आपके लिए अदानी गैस, यहां पर खरीदारी करने की राय। 187 का स्टॉप लॉस, 195 पार करने के बाद और तेज दौड़ लगाएगा, 200 का रखिएगा टारगेट। ये है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ अनुराग मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और आइए अनुराग से लेते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। अनुराग बताइए। देखिए, ये जो खबर है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी एचडीएफसी लाइफ से जुड़ी हुई है। कल ही इस कंपनी के नतीजे पेश हुए और कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तो अब जो है आगे चल के कंपनी इकलौती पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कोविड से जुड़े हुए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है लॉन्च करने जा रही है। हमारे को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च कर रही है इसके अंदर मदद ली है उनके जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एचडीएफसी अर्गो के साथ, और ये कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट होंगे। तो ये काफी आगे चल के कंपनी को काफी ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अगर आप जो न्यू बिजनेस मार्जिन देखें सितंबर तिमाही में तो कंपनी का काफी शानदार रहा है, 25% से ज्यादा रहा है। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन कारोबार के अंदर भी जो कंपनी के मार्जिन रहे हैं वो 34-35% तक रहे हैं। तो ये जो नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है और इकलौती कंपनी होगी कोविड के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली, और जिस तरह से ट्रैक्शन मिला है कोरोना स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होगी। और इसके साथ साथ इसलिए भी कंपनी को आगे चल के फायदा होगा क्योंकि पिछले हफ्ते ही आईआईडीए की तरफ से एक मंजूरी दी गई है कि जो कोविड के शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है उसको आगे चल के आप नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये कंपनी की स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर कोविड प्रोडक्ट के जरिए किसी कस्टमर को एक्वायर कर लिया जाता है तो आगे चल के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पे उनको माइग्रेशन किया जा सके। तो एचडीएफसी लाइफ जो है इकलौती कंपनी बनने जा रही है जो कोविड से जुड़े हुए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो अनुराग बता रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी हुई पहली पॉलिसी इस वक्त एचडीएफसी अर्गो के साथ मिलकर एचडीएफसी लाइफ लेकर आ रही है, और जल्दी एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। सबसे बढ़िया और खूबसूरत बात यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसी है तो उस पॉलिसी को भी आप कोरोना वाली पॉलिसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इरडा से इस पूरी पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। अनुराग, कुछ अंदाजा है कब तक ये नई पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जरूरत काफी है लोगों को इस तरह की पॉलिसी की? हाँ बिल्कुल, जो आईआईडीए से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट फाइल किया गया था उसकी मंजूरी जो है आईआईडीए ने कंपनी को दे दी है। तो आईआईडीए की मंजूरी के बाद किसी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अगले कुछ दिनों में कह सकते हैं या फिर हो सकता है कि कल या परसों ही कंपनी जो है अपने नए प्रोडक्ट का ऐलान कर दे और ये मार्केट में होगा। तो इसका काफी ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है इंश्योरेंस को लेके, और कोरोना का संकट है जिसमें आपने देखा था कि जो पहले कोरोना से जुड़े हुए प्रोडक्ट थे 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने, वहां पर भी आईआईडीए की तरफ से एक्सटेंशन दिया गया। तो इसके बाद भी है कंपनी के लिए बड़ा मौका होगा, उनके पास एक बड़ा टाइम फ्रेम भी होगा कोरोना से जुड़े प्रोडक्ट का, और वो जो कोरोना के जरिए जो उनके साथ कस्टमर जुड़ेंगे तो वो आगे चल के नॉर्मल पॉलिसी में भी माइग्रेट हो पाएंगे। ये फायदा जो है कंपनी जो है अपने नए ग्राहकों को दे सकेगी। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ पर एक बड़ी खबर। और अभी थोड़ी देर पहले ही वसीम साहब ने भी एचडीएफसी लाइफ को रिकमेंड किया था, वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है। एचडीएफसी लाइफ के चार्ट्स पर ही एक बार राय वागले साहब से ली जाए। वागले साहब, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? कल रिजल्ट तो दमदार आए हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड वही है, रिजल्ट आने के बाद, मजबूत रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो सुस्त है आज। बताएं सर, इसके चार्ट देखकर कहाँ खरीदना चाहिए अगर खरीदना है तो? अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सुस्त है। मुझे रेंज बाउंड 560 580 ये रेंज में दिखता है, मुझे ये रेंज ब्रेक होते हुए दिख नहीं रही है, तो लेना है आज। अगर तो 580 के पार सस्टेन करेगा, वॉल्यूम्स आएंगे तो फिर हम सोचेंगे, फिर मैं 600 की तरफ की टारगेट की बात करूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एचडीएफसी लाइफ को लेकर। ये स्टॉक है भरपूर एक्शन में। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। नितिन जी भी तैयार हैं, और नितिन जी का पहले एक बार निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर व्यू ले लें, उनका कॉल ले लें, और उसके बाद हम देखेंगे 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। तो आइए नितिन जी के लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी, क्या इरादा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक?
जी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों खरीदेंगे। डेटा मार्केट साइडवेज है बट अंदर में डेटा काफी स्ट्रांग है, इसलिए मैं सबसे पहले निफ्टी की 11,900 की कॉल ऑप्शन लूंगा जो आपको 85 86 ऐसे मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस हम 55 रुपया रखेंगे और टारगेट करीब 130 रुपया रखेंगे। ऐसा लग रहा है कि जो परसों एक्सपायरी होने वाली है वो 12,000 के ऊपर होनी चाहिए, हो सकता है 12,100 की तरफ भी जाए, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, मुझे लग रहा है मार्केट बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है, वेट कर रहा है। जैसे 11,950 का लेवल क्रॉस करेगा, बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और उसमें हम लोग 12,100 की तरफ जा सकते हैं। इसलिए 10,900 की कॉल ऑप्शन हम लेंगे जो 85-86 में मिल जाएगी आपको, अभी 88 का रेट हो गया है। इसका स्टॉप लॉस हम 55 रखेंगे, 130 140 ऐसे टारगेट मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो अनिल जी, बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्म कर रही है, बट बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये स्ट्रांग है। आज थोड़ा सा हल्का सा डिप है, बट डिप में वापस से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में फिर से नया स्प्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कल नीचे की स्प्रेड ली थी, 24,000 लेके 24,500 बेचा था, उसमें टारगेट लग गया, उसमें प्रॉफिट बुक कर लें। और नया स्प्रेड हम अभी क्या कर सकते हैं, 24,400 की कॉल ऑप्शन लेकर के, और उससे 400 पॉइंट ऊपर यानी 24,800 की हम कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, यानी 24,400 की लेकर के हम 24,800 बेचेंगे। ये करीब फिर से 160 रुपए में बन रही है। इसका स्टॉप लॉस हम 100 रुपए का रखेंगे और टारगेट करीब 250 से 250 का रखेंगे। दोनों इंडेक्स में पॉजिटिव डेटा अनिल जी ऐसा दिखाई दे रहे हैं, दोनों में हम बुलिश पोजीशन क्रिएट करके कैरी करेंगे। ओके, ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नितिन जी की सलाह, और साथ ही किस तरह से बैंक निफ्टी पर एक नया स्प्रेड बनाइए, निफ्टी पर 11,900 की कॉल खरीदिए। तैयार हो रहे हैं अच्छी तेजी के लिए बाजार। एचयूएल पर एक राय में लेना चाहूँगा आपसे भी। सिद्धार्थ सिडानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, अगर हम नतीजे ठीक पढ़ रहे हैं सर, तो लग रहा है कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, अगर आप जीएसके का कारोबार निकाल दें, जो उसका एडिशन हुआ है, ऑफ कोर्स वाई पर कंपैरिजन नहीं है, तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन 3% की आ रही है। यहाँ से तो ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए, पर किस तरह से देखें सिद्धार्थ जी, एचयूएल के जो नतीजे हैं, मुनाफा अनुमान मुताबिक रहा है, बाकी मेट्रिक्स अनुमान मुताबिक ही रहे, पर डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ एक्स जीएसके तकरीबन 3% की आ रही है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल एचयूएल के जो नतीजे आए हैं अनुमान के तहत ही आए हैं। मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे ही है जहां आनी चाहिए थी, और 3% की हमारी वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी, वहीं पे ही है। हाँ, अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 5 से 7% आता तो एक सरप्राइज पॉजिटिव हो जाता, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव सरप्राइज की कोई जगह है। एज पर एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा सा एक ठहराव जरूर रहेगा अभी, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद ही ये मूव करेगा। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट जो एचयूएल पे आज है वो 2450 का है। ओके, तो सिद्धार्थ जी का भरोसा बरकरार है, पर अनिल जी एक आपका भी व्यू सर, लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ पर एचयूएल भी लड़खड़ाया है, और अगर जीएसके का कारोबार निकाल दें तो बिल्कुल भी एनकरेजिंग वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है सर? नहीं दीप, मुझे लगता है इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। 3% वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, शायद 3% घरेलू कारोबार की ग्रोथ है। कारोबार की ग्रोथ और वॉल्यूम की ग्रोथ दोनों में फ़र्क है। मुझे लगता है कि लोग शायद उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े आने बाकी हैं, आने दें। और दूसरी चीज़ ये कि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी कॉशियस दिख रही है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज सुबह भी कह रहा था कि नतीजों के बाद उतना बुलिश मत रहिए, जितना नतीजों के पहले आपको बुलिश होना है वो ठीक है। आप सारे के सारे कंपनियाँ देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, फिर उसके बाद IT की दूसरी कंपनियाँ देख लीजिए, HDFC लाइफ देख लीजिए, ये सारी कंपनियाँ जिन्होंने बेहतरीन नतीजे पेश किए, नतीजों के बाद इवन HDFC बैंक कल देख लीजिए, सबके सब प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट की कमेंट्री और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों पर नज़र रखिए। ये मत सोचिए कि आंकड़े बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। मैं डिटेल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 3% की जो ग्रोथ दिखा रहे हैं
वो शायद ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ और कंज्यूमर की बिजनेस की ग्रोथ में फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए हड़बड़ी करके जल्दबाजी करके खरीदने की कोशिश ना करें। एक बार पूरे नतीजों को विस्तार से समझ लें। मुझे लगता है कि एचयूएल के नतीजे वैसे उतने मजबूत दिख नहीं रहे जितने ये प्रॉफिट का आंकड़ा जरूर आपके पास आता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ शायद 1% के आसपास की होनी चाहिए। अगर 1% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ है तो ये थोड़ी चिंता की बात है दीप। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मामला वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर चिंता की बात है। अगर 1% की वॉल्यूम ग्रोथ है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखें। अभी पूरे आंकड़े आ जाने दें, मैनेजमेंट की कमेंट्री पूरे अच्छे से सुन लें और जो संकेत मैनेजमेंट दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 1% की वॉल्यूम ग्रोथ के दे रहा है। तो 3% की जो ग्रोथ है वो बिजनेस की ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ अलग होती है, बिजनेस ग्रोथ अलग होती है। तो वॉल्यूम ग्रोथ 1% की देखिए अब आया है आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 1% है। अब सिद्धार्थ जी से राय लीजिए। सिद्धार्थ जी भी अब अच्छे से बता पाएंगे। सिद्धार्थ जी, सिर्फ 1% वॉल्यूम ग्रोथ है। अब बताइए अब क्या व्यू बनता है आपका लीवर पर? जी अनिल जी, ये उम्मीद से कमजोर वॉल्यूम ग्रोथ है, क्योंकि उम्मीद 3% के आसपास थी, जहां पे 1% वॉल्यूम ग्रोथ आया है और ये कमजोरी की तरफ दिखा रहा है। क्योंकि जो पेंट अप डिमांड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का इनिशियल ऑफ द लॉकडाउन या इनिशियल ऑफ दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो देखा गया था, वो अभी डिमांड नहीं देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी है। तो मुझे लगता है कि गिरावट पे ही इसको अक्यूमुलेट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। हालांकि हमारी लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी बरकरार है और ये रिजल्ट पूरा वर्किंग करने के बाद हमारा टारगेट प्राइस रिवाइज हो सकता है। ओके, थोड़ा टारगेट प्राइस रिवाइज होगा इस पर डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ अब आप सही नंबर देख रहे हैं, जैसा अनिल जी ने पॉइंट आउट करा 1% है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ। तो वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिसअपॉइंटिंग हर लिहाज से अगर आप देखें। पर आइए 2:30 बज गए हैं, पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं, उसके बाद सुमित जी की भी एक कॉल तैयार है। बिगुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है सर। डाउ फ्यूचर्स सुबह से जो बढ़त में थे, गेन्स होल्ड कर रहे हैं, 130 अंक ऊपर हैं, 0.5% की गेन है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% से ज्यादा की गेन है। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई थी और गेन्स होल्ड कर रहे हैं। हालांकि जर्मनी के बाजार आज थोड़े क्वाइट हैं और एशिया में मिला जुला कारोबार रहा। हैंगसेंग एकदम सपाट था। जापान 0.5% नीचे गिरा। बट ज्यादातर ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक ही लग रहे हैं सर। बताइए क्या करना चाहिए? ओके दीप, देख दो चीज़ें। देखिए, बाजार किसी भी लिहाज से कमज़ोर तो है नहीं। ग्लोबल संकेत ठीक है, बाजार भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखिए 11,925 11,975 जो निफ्टी की रेंज थी, ऊपरी रेंज जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो परफेक्ट शॉर्ट रेंज है। एग्जैक्टली आप देखिए वहीं से घुमाया 11,950 से, तो उस रेंज में वापस मिलेगा 11,950 11,975, वहाँ पर शॉर्ट करिए निफ्टी को। और नीचे में अगर आपको मिलेगा 11,800 11,825 की रेंज में, तो वहाँ खरीदिए। रेंज से ट्रेड करिए, बीचों बीच में ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि 11,900 पर आपको ट्रेड लेना ही लेना है। और उसकी वजह मैं बता दूँ। उसकी वजह यह कि देखिए अब निफ्टी में आपके लिए एक स्टॉक और कम हो गया बढ़त देने वाला। HDFC लाइफ कम हो गया, HDFC बैंक कम हो गया, HDFC और अभी HUL कम हो गया। अब जिन जिन के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वो ठंडे होते जा रहे हैं स्टॉक। तो अब आपके पास बढ़ने के लिए फिर कोई दूसरी और लीडरशिप चाहिए। बैंक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि अब रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। 12,000 इतना आसानी से इतना जल्दी से पार नहीं होगा और 11,800 इतना जल्दी से तोड़ेगा नहीं। तो जितना 11,800 के नज़दीक हम खरीद पाएंगे उतना अच्छा है, जितना 12,000 के नज़दीक बेच पाएंगे हम उतना अच्छा है। इस बीच में आपके लिए एकदम डेटा बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। डेटा ये साफ दिख रहे हैं 11,800 11,900 सपोर्ट जोन है, 11,900 12,000 सप्लाई जोन है। इतने परफेक्ट डेटा निकल कर आ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप निफ्टी में देखिए 11,800 के पुट पर 29 लाख शेयर हैं, 11,900 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं। हर एक लेवल 100 पॉइंट पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है। 28, 29 और 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 11,700 पर है, यानी कि तीनों 100 पॉइंट की रेंज में बराबर ओपन इंटरेस्ट है। 11,900 मेक और ब्रेक लेवल है। वजह ये कि 11,900 के पुट पे 28 लाख शेयर है, जिसमें से 15 लाख शेयर आज जुड़े हैं। 11,900 के कॉल पर 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 11 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो 11,900 के अगर आप ऊपर हैं
तो तेजी में है, 11,900 के नीचे है। भले आपको 20 पॉइंट तेजी दिख रही है, लेकिन आप 25 पॉइंट दिख रही है, लेकिन आप 11,900 के नीचे थोड़े से सावधानी में है। नीचे में 11,800 टूटेगा नहीं, ऊपर में 12,000 पार होगा नहीं, ये निश्चित है। 12,000 के कॉल्स पर 34 लाख शेयर हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी एक तरफ आने का। 11,950 12,000 की रेंज में शॉर्ट करेंगे, 11,800 11,825 की रेंज में, 835 की रेंज में लॉन्ग करेंगे, ये क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी, 24,300 इस वक्त बैंक निफ्टी का लेवल दिख रहा है। दीप 24,500 के आसपास शॉर्ट करेंगे। अब वो 24,450 से करना है या 24,550 तक करना है अलग बात है। एक परफेक्ट लेवल जो शॉर्ट करने का निकल कर आता है वो 24,500 24,525 का निकल कर आता है, इसके आसपास शॉर्ट करना है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट और बढ़ता है आज, तो यहाँ पर शॉर्ट करना है। और बैंक निफ्टी अगर 24,000 24,075 की रेंज में आता है, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, तो खरीदना है। अब एक चीज समझ लीजिए आप, एक बहुत अच्छे से बात समझ लीजिए, रेंज के बीचों बीच अंदाज लगाकर ट्रेड करने की कोशिश ना करें कि ये किस तरफ जा सकता है। उसकी दो वजह बता देता हूं, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो करें। पहली वजह तो ये कि यूएस वॉलेटाइल हो चुका है। कल जिस तरह से देखिए डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे 200 पॉइंट, उसके बावजूद 410 पॉइंट यूएस नीचे बंद हुआ। आज डाउ फ्यूचर्स वापस मजबूत है। तो जरूरी नहीं कि डाउ फ्यूचर्स जितना 100 पॉइंट आपको मजबूत दिख रहा है, यूएस मार्केट वैसा ही रहे। हो सकता है 300 बढ़ जाए, हो सकता है 200 घट जाए। तो डाउ फ्यूचर्स के बेसिस पे, 150 पॉइंट के बेसिस पे आप एक तरफा ट्रेड नहीं ले सकते। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन भी है 6 बजे, तो वो क्या कहेंगे, अच्छा भी कह सकते हैं, थोड़ा बाजार को ना पसंद आए वैसा भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे हमें पता नहीं। तो इस लिहाज से आपको थोड़ी सी पोजीशन अपनी हेज करके चलनी है। आप तेजी की पोजीशन भी चेक करो, फिर भी ये जरूर है इस वक्त आप रेशियो देखेंगे तो 70% तेजी के फेवर में, 30% थोड़ा नीचे के तरफ का है। तो इसलिए बढ़िया ये है कि रेंज के बीचों बीच में आप ट्रेड करें तो फिर लॉन्ग वाला करें, रेंज के लोअर लेवल पर करें 100% लॉन्ग करें, और रेंज के हाई रेंज पर करें तो वहाँ लॉन्ग ना करें, वहाँ पर शॉर्ट करें या प्रॉफिट बुक करें। ये तरीके से चलेंगे और रेंज मैंने आपको पूरी क्लियर कर दे दी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये क्लियर है कि बाजार रेंज में ही रहने वाले हैं। तो अगर आप रेंज के निचले स्तर पर आपको एक्शन मिले तो खरीदारी करिए, ऊपरी स्तर पर अगर आपको एक्शन मिले तो वहां पर थोड़ी बिकवाली कर सकते हैं, या फिर इवेंट रिस्क है तो अगर चाहें तो पोजीशन हल्की भी रखें, कोई परेशानी नहीं रहेगी। पर आइए, कुछ कॉल्स आपके लिए तैयार हैं बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस। ये स्टॉक अभी 131 रुपए 50 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर ऑप्शंस के जरिए 135 वाला कॉल 3 रुपए 50 पैसे 3 रुपए 60 पैसे अभी ट्रेड कर रहा है, लेने का सलाह रहेगा। M&M फाइनेंस के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक किया है। स्टॉक ने लास्ट 2-3 दिनों के जो हाई बन रहे थे उसके ऊपर ये आया है, उसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जैसे ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाएगा तो ये फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जिस तरह से ये स्टॉक ने लास्ट 2 दिन में रिबाउंड दिखाया है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है M&M फाइनेंस ऊपर में 138 रुपए से लेकर 140 रुपए तक का मूव जल्दी 2 से 3 दिनों में दिखा सकता है। इसके लिए M&M फाइनेंस का 135 वाला कॉल अभी CMP पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर 2 रुपए का नीचे में, और ऊपर में टारगेट जो स्पॉट के हिसाब से मैंने टारगेट दिए हैं उसके हिसाब से इसके टारगेट बनेंगे 5 से 6 रुपए के। बाय M&M फाइनेंस 135 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 2 रुपया, टारगेट ऊपर में 5 से 6 रुपए के देखने को मिल सकता है। ओके, M&M फाइनेंस का कॉल ऑप्शन खरीदिए 135 रुपए वाला। ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और उनसे भी हम लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स और जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स उनको पसंद है, और अगर वो कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल तो हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। इस बीच हाँ, सेठी साहब आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। सेठी साहब, स्वागत है आपका बिगुल के बाद। सेठी साहब, जब आपके ज़माने में राजा महाराजाओं वाली जो वो फिल्में आती थी ना, उसमें जब भी कोई भी शहंशाह वगैरह आते थे तो उनके आने के पहले बिगुल और वो सब उस तरह से उनका स्वागत किया जाता था। तो हम भी आपका स्वागत उसी तरह से करते हैं कि सेठी साहब आ रहे हैं, बढ़िया सा बिगुल बजाया जाए। आपका स्वागत हो चुका है। बताएं सर, अब आप कौन सी पिक देने वाले हैं आज शॉर्ट टर्म के लिहाज से? सो नाइस ऑफ यू अनिल जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून पहले तो आपको, दीपांशु को। जहाँ तक मेरी पिक्स का सवाल है, आज 2 पिक्स है, दोनों फ्रंटलाइन काउंटर्स है और दोनों ही F&O में स्टॉक ट्रेड होते हैं, और
अच्छी बात यह है कि दोनों बैन में भी नहीं है, दोनों में से कोई भी स्टॉक। आजकल बैन की लिस्ट काफी लंबी है, तो उसको भी चेक करना पड़ता है। तो जो पहला स्टॉक है खरीदारी करने की सलाह है, सीमेंट स्पेस की कंपनी है अंबुजा सीमेंट। भाव चल रहा है अभी 250 रुपए का। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक तो हमने कल एसीसी के नतीजे देखे, नतीजे बहुत ही अच्छे थे, और अंबुजा सीमेंट के नतीजे थर्सडे को आने वाले हैं। और साथ ही एक स्वीटनर है कि कंपनी ने एक्सचेंजेस को जनाया है कि वो एक डिविडेंड भी डिक्लेयर करेंगे उस दिन। और एक मुझे लगता है ये जो डिविडेंड होगा एक अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड होना चाहिए, बिकॉज उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट और फ्यूचर्स के प्राइस में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, जो तभी पॉसिबल है जब वो आपका डिविडेंड स्पेशल हो, इन द सेंस कि आपके करंट मार्केट प्राइस का कम से कम 5% हो, विच कम्स टू अराउंड 12 रुपीज 50 पैसा। मुझे लगता है ये 1520 रुपए का डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट से थर्सडे को। स्टॉक अपने निचले लेवल से चल चुका है थोड़ा, बट मुझे लगता है रिजल्ट तक ही ये 260 के मेरे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 245 का, तो करंट 250 के लेवल पे खरीदने की सलाह है। ओके, 260 के टारगेट के लिए कल ही हमने भी ये खबर फ्लैश की थी। 22 तारीख को रतियों के साथ एक डिविडेंड के लिए कंपनी ने अपना नोटिस एक्सचेंजेस पे भेजा है, और उस लिहाज से एक डिविडेंड की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। वैसे भी मार्च 2020 का जो एक फाइनल डिविडेंड बड़ा आता है आमतौर पर, वो डिविडेंड अंबुजा सीमेंट ने दिया नहीं, बाकी बहुत सारी कंपनियों ने नहीं दिया, क्योंकि उस समय थोड़ा वो लोग पैसा अपने पास रिजर्व रखना चाहते थे कि कोविड का पता नहीं कब तक चले, कितना चले, क्या है क्या नहीं, तो कैश रखिए। अब लेकिन सिचुएशन बैक टू नॉर्मल है तो ऐसी सिचुएशन में पूरी संभावना है कि अब डिविडेंड्स आपको आते हुए नजर आएंगे। तो पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट स्टॉक दिख रहे हैं मजबूत, एसीसी के भी दमदार नतीजे रहे, अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स भी आने की तैयारी में है, लेकिन हाँ अंबुजा सीमेंट में आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की तरफ से पहला स्टॉक। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी चूंकि आपने कहा कि दिग्गज स्टॉक है, वायदा कारोबार का ही कौन सा स्टॉक है, क्यों है पसंद, बताइए सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये भी वायदा कारोबार का ही स्टॉक है, और स्टॉक को पहले भी मैंने 1-2 बार रिकमेंड किया हुआ, उसके बाद अच्छे लेवल अच्छे टारगेट करते हुए। स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स। टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि केमिकल्स, फिर आपके एग्री फोकस कंपनी है। 320-21 के लेवल पर अभी स्टॉक चलता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, और हमने हाल ही में देखा टाटा ग्रुप का इसमें इंटरेस्ट भी है, उन्होंने भी अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अगर फंडामेंटली देखें तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि सब जगह ये सबको पता है कि टाटा केमिकल्स में जो टाटा सन्स की हिस्सेदारी है वही करंट मार्केट कैप से करीबन 2.5 गुना है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 320-21 के लेवल पे इसको खरीदे, और मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 330 पहला टारगेट, 335 का दूसरा टारगेट रहेगा, और 315 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। अच्छा, मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा आप ये वैल्यू स्टेक के वैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे तो मैं भी एक एडिशनल पॉइंट इसमें जोड़ दूंगा कि वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा हैं कि करीबन 2.5 से 3 गुना तो इनके मार्केट कैप से ज़्यादा, लेकिन आपने ये पॉइंट रख ही दिया, तो ये एक बड़ी हिडन वैल्यू वाला स्टॉक है जो लोग मानकर चल रहे हैं। तो वैसे ही केमिकल स्टॉक तो सारे मजबूत है ही, और उसके साथ ही टाटा केमिकल में वैल्यू जबरदस्त है, और उस लिहाज से ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी है। तो अंबुजा सीमेंट, टाटा केमिकल, 2 बेहतरीन स्टॉक जो पसंद है इस वक्त सेठी साहब को यहाँ पर आपके लिए। आइए इस बीच गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। ये गुजरात अंबुजा नहीं, अंबुजा सीमेंट ना समझ जाएं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है जो नीचे आपके लिए रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। इसका पूरा नाम आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के रिजल्ट, मुनाफा 14.5 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। 6% स्टॉक मजबूत है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। जरा इसके रिजल्ट्स पर, चार्ट्स पर राय दीजिए एक बार जल्दी से कुणाल जी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 908 करोड़ से आय बढ़कर 990 करोड़ के आसपास आई है। मुनाफा तगड़ा बढ़ा है, 15 करोड़ से 72 करोड़ के आसपास। देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है या नहीं, लेकिन नतीजे मजबूत दिख रहे हैं इस वक्त। जी अनिल जी, देखिए चार्ट भी काफी मजबूत है। स्टॉक में वन वे रैली हमने कई महीनों से देखी है, और इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 122-123 के हर्डल को पार किया है, और अभी जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो सीधा अब 138 के आसपास है। मौजूदा भाव 128 का है, तो 10 रुपए की और संभावना तेजी की है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। 125 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। मुझे लगता है 138 तक स्टॉक जाएगा। ओके, 138 तक स्टॉक के जाने की संभावना है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये है वो स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस। यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख भी रही है। आइए थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बजाज फाइनेंस के आने वाले हैं रिजल्ट्स, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताने के लिए तैयार है वरुण। वरुण बताइए।
ओके, देखिए रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं रहने वाले हैं। हालांकि तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो वहाँ आपको एक सुधार जरूर देखने मिलेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो आपको मुनाफे में कमी देखने मिलेगी। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बेस जो था पिछले साल वो काफ़ी हाई था, तो उस हाई बेस के कारण आपको मुनाफे में जो है वो दबाव देखने मिलेगा, और डिसबर्समेंट में भी कमी आने के कारण आपको एनआईआई पे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा। हालांकि साल दर साल करीब 6% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान हम अभी भी लगा रहे हैं। प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ी हुई रहेगी, 160% तक वो बढ़ सकती है। 594 करोड़ से बढ़ के ये करीब 1550 करोड़ के आसपास आएगी। हालांकि क्यू ऑन क्यू यहाँ गिरावट होगी, और इसी सब के कारण मुनाफा जो है 35% गिरने की हम बात कर रहे हैं। 1500 करोड़ से गिर के ये करीब 980 करोड़ के आसपास आ सकता है। एयूएम ग्रोथ जो है वो भी सपाट ही रहने वाली है, तो कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद यहाँ ना करें। इनफैक्ट लो हाई बेस के कारण हो सकता है कि मुनाफे में थोड़ा दबाव देखने मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए राय अब बजाज फाइनेंस के नतीजों पर। आइए नतीजों के पहले चार्ट्स पर भी एक बार नजर डालने की किस तरह के चार्ट्स रहने वाले हैं वो भी देख लें। तो नितिन जी, रिजल्ट्स के पहले बजाज फाइनेंस को कोई किसी तरह से ट्रेड किया जाए या छोड़ दें? देखिए जी, रिजल्ट के पहले एक बार बाय अटेम्प्ट इसमें लेना चाहिए, क्योंकि एक तो सपोर्ट पे है और रोलओवर्स के बाद से बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है, और मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बाउंस मिलना चाहिए। और जिस तरीके से इसके 2-3 दिन से डेटा फॉर्म हुए हैं, एक पॉजिटिव मूव आने की संभावना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3200 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और इसमें बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल 3300 के ऊपर मिलेंगे। अब रिजल्ट्स हैं, क्या तो 3300 आज ब्रेक करे तो ले लें, या फिर इसमें कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। 3300 की कॉल ऑप्शन का एग्जैक्ट रेट मेरे पास अभी नहीं है, बट उसमें बाय अटेम्प्ट ले सकते हैं। कुछ अगर पॉजिटिव आता है तो ये कम से कम 3450 की तरफ जा सकता है, यानी 150 रुपए की तेजी बन सकती है। तो छोटा रिस्क लेकर के बाय अटेम्प्ट बाय साइड ही ट्रेड करना चाहिए अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड तेजी की तरफ कर सकते हैं। आइए वसीम साहब हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल, और बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत, लेते हैं उनकी BTST कॉल्स। स्वागत है वसीम साहब आपका। पहले तो अगर कोई अपडेट आप देना चाहें तो उसके बाद मैं लेता हूं आपसे आपकी फ्रेश कॉल्स। जी सर। कल आपको 250 पे दिया था भारत फोर्ज 452 रुपए पे, आज 460 हो गया है। इसका भाव 485 रुपए दिखता है, तो बने रहिए। 455 का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, अपना प्रॉफिट टारगेट रखिए 457 का। दूसरा अपडेट ये था आपको HDFC लाइफ का था, अभी भी कायम है उस पे, और उसके अलावा मैंने आपको विप्रो का था। विप्रो और HDFC लाइफ दोनों मेरे टॉप पिक्स हैं। अब आप कहें तो 2 पिक्स हैं, दोनों बाइज हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? जी सर, प्लीज बताएं। तो टाटा स्टील लीजिए सर, 392, 392 हाफ, 380, 350 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो आज इंश्योरेंस में आपको दिख रहा है ना, आई थिंक इंश्योरेंस विल बी री रेटेड, क्योंकि अब ये कोरोना कवच और कोरोना के लिए जो प्रीमियम्स होंगे दे विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सो बाय SBI लाइफ 797, 783 का स्टॉप लॉस है, 845 टू 850 का टारगेट। 845, 850 का टारगेट, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। इंश्योरेंस कंपनियों में है बुलिश वसीम साहब। टाटा स्टील खरीदिए, और साथ ही यहाँ पर 383 हाफ का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और SBI लाइफ खरीदिए। ये दोनों ही स्टॉक पसंद है। थोड़ी देर पहले HDFC लाइफ खरीदारी करने की राय दी थी, और अब SBI लाइफ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं ना। HDFC लाइफ पे तो आपने देखा भी, अभी हमने एक बेहतरीन स्टोरी भी की कि यहाँ पर कुछ नई आपके सामने आती हुई दिख रही है पॉलिसीज जो कोरोना को लेकर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, ये 2 बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए इस बीच RVNL, ये एक और स्टॉक है जिसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार की हिस्सेदारी बेचने की योजना है, जो आपके लिए आती हुई दिख रही है। ऑफर फॉर सेल आएगा, नेचुरली मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ आने की संभावनाएं हमेशा रहती है, तो वो थोड़ा नीचे रहेगा, वो ध्यान में रखिएगा ज़रूर। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त सारा का सारा एक्शन। बाजार स्टेबल है, 11,900 के आसपास निफ्टी, 24,300 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे एक्शन किस तरफ बढ़ता है। लेकिन कुछ और स्टॉक जो भरपूर एक्शन में दिख रहे हैं, उनमें से एक स्टॉक है बाटा, जिसने
ओके, उससे पहले विश्वेश जी तैयार है अपने एक कॉल के साथ, तो पहले विश्वेश जी के लिए बिल्कुल विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर। सर भारत फोर्ज पे ऊपर मोमेंटम लग रहा है और फिलहाल जिस हिसाब से डेटा लग रहा है, मुझे लग रहा है भारत फोर्ज में और यहाँ से बढ़त होनी चाहिए। देखिए वसीम सर ने ऑलरेडी कल रिकमेंड किया था और ये भी कह रहे हैं कि 485 तक जा सकता है। मेरा भी 485 का टारगेट है। तो भारत फोर्ज के 460 के कॉल में 2.5 लाख शेयर हैं और लास्ट 5 दिन से स्टॉक 460 को टेस्ट करता है और वहां से फेल हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम ऐसी सिग्नेचर मिल रही है कि शायद 460 को ओवर शूट करके काफी ऊपर चला जाए। तो ट्रेड ये होगा, 460 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको खरीदना चाहिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो आज के लो के आसपास है, और मुझे लगता है 18 रुपए और 20 रुपए ये ऑप्शन में टारगेट होगा। अगर कोई फ्यूचर के जरिए भी खरीदारी करता है तो मेरे हिसाब से 450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में 470 485 ये दो टारगेट रहेंगे। लेकिन भारत फोर्ज बहुत ही ब्यूटीफुली ब्रेकआउट हो रहा है, मेरे हिसाब से इसको बाय एंड होल्ड करके 2-3 दिन में आपको मुनाफा मिल सकता है। आपके लिए भारत फोर्ज पर कॉल भसीन साहब को पोजिशनली पसंद है और विश्वेश जी भी आपको एक अच्छा ट्रेड दे रहे हैं और 485 के लेवल्स आ सकते हैं वहां पर। RVNL रेल विकास निगम, जरा इसकी चार्ट भी पुल अप करिए। खबर आ रही है कि सरकार यहां पर OFS ऑफर फॉर सेल के जरिए 15% हिस्सा बेच सकती है। ये रेल स्टॉक्स के लिए एक एक्चुअली ओवरहैंग चल ही रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि RVNL पर अच्छी मूव है और फिलहाल अच्छा ट्रेड भी बन रहा है, पर OFS के जरिए यहाँ पर सरकार हिस्सा बिक्री कर सकती है। कुछ दिन पहले जी बिजनेस ने भी आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि IRCTC में हिस्सा बिक्री के लिए सरकार अब तैयार हो रही है। RVNL एक और स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सुमित जी जरा चार्ट पर अगर बता सकें, RVNL वैसे तो स्टॉक ने लंबे समय से कुछ नहीं करा हुआ है, नीचे ही आता जा रहा है, बट ये थोड़ा बाउंस बैक आया है। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बताता है? इसी न्यूज पे लगता है स्टॉक आज ऊपर है और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। पिछले 10 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली हर रोज गिरावट दिखाया है। स्टॉक के अंदर सबसे बढ़िया इंडिकेशन आज पॉजिटिव देखने को मिला है। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक RVNL में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। हमारे हिसाब से स्टॉक यहाँ से ऊपर में 22 रुपए 22.5 रुपए तक का मूव जल्दी ही दिखाना चाहिए। RVNL में जो नीचे पे सपोर्ट है 18 रुपए 40 पैसे 18 रुपए 50 पैसे के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठ रहा है। तो कोई भी अगर यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता है तो 50 पैसा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के RVNL में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। 20 रुपए का लेवल टूटते 22.5 रुपए तक का मूव RVNL में देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए RVNL पर थोड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। सरकार की OFS के जरिए हिस्सा बिकवाली की योजना है। इरकॉन पर भी आज हम सुबह से पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं, तो वो एक और स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। IRCTC आज थोड़ा क्वाइट है ट्रेड में, पर अल्ट्राटेक इसके नतीजों पर नजर रहेगी। जिस तरह से सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है, लीडर किस तरह के नंबर्स लेकर आता है, यहाँ पर सबकी नजर है। आइए देख लेते हैं किस तरह का अनुमान है। मानसी हमारे साथ तैयार है, बताएं मानसी। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए ACC के नतीजों से ही सीमेंट सेक्टर के नतीजे अच्छे आने की शुरुआत हो चुकी है और ठीक ACC की ही तरह अल्ट्राटेक सीमेंट के भी अनुमान पॉजिटिव हैं। मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। खास तौर से वॉल्यूम्स पर भी ध्यान रखना होगा क्योंकि सालाना आधार पर वॉल्यूम्स में भी 6% की बढ़त का अनुमान है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन फ्लैट रहने की उम्मीद यहाँ पर है। वहीं ग्रे सीमेंट रियलाइजेशन की अगर बात करें, सालाना आधार पर 0.8% की बढ़त यहाँ पर देखी जा सकती है। इनके RMC रेवेन्यू जो है यहाँ पर 25% की गिरावट की संभावना जरूर है, लेकिन व्हाइट सीमेंट रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है सालाना आधार पर। ऑपरेटिंग खर्च 4.6% तक की गिरावट दिखा सकते हैं। वहीं वॉल्यूम्स में जो बढ़त हम देखेंगे, इसका सीधा फायदा मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर दिखेगा। मार्जिन अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि 18% से 21% तक जाते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 55% के इजाफे की उम्मीद है। बिक्री 4.9% बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और इसी के साथ कामकाजी मुनाफा भी करीब 24% बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ऑल इन ऑल अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों का अनुमान बेहतर है। ओके, तो अल्ट्राटेक पर रखनी पड़ेगी नज़र। यहाँ पर अनुमान अच्छे रिजल्ट्स का है। सिद्धार्थ जी, शायद 2-3 दिन पहले जब आप थे हमारे साथ 10 की कमाई में, आपने इस पर रिकमेंडेशन भी दी थी। अल्ट्राटेक क्या है एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली अर्निंग्स से इस बार? देखिए दीपांशु मानता है कि इसके अर्निंग ग्रोथ में, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा।
वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी बहुत बेहतरीन है और सबसे बड़ी चीज है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में ईवी पर टन में भी बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव व्यू पॉइंट बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे आने चाहिए अल्ट्राटेक के और हमारी अभी भी टारगेट प्राइस कायम है। 5200 का हमारा टारगेट प्राइस है अल्ट्राटेक पे। जिस हिसाब से कैपेसिटी है 116 मिलियन टन की कैपेसिटी और 39 सिटीज में इनका जो कारोबार है, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे अच्छे आएंगे, प्राइजेस बेहतर होंगे और बाइंग करनी चाहिए 5200 के टारगेट। ओके, तो सिद्धार्थ जी को तो बहुत पसंद है अल्ट्राटेक। पोजिशनल बेसिस पर 5200 के टारगेट्स के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए सलाह। नज़र रखते हैं अल्ट्राटेक पर। अच्छा मूव वैसे स्टॉक आपको दिखा रहा है इस समय, और इस महीने भी तकरीबन 20% की रैली ऑलरेडी स्टॉक में आ गई। तो रैली के बाद और रैली करता है या नहीं, नतीजों के बाद, यही हमारा सवाल रहेगा। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। सुमित जी, आज सुबह आपने REC पर एक कॉल्स के जरिए स्ट्रैटेजी दी थी, क्या वो होल्ड करता है ट्रेड? क्या टारगेट्स के करीब आ गया है? अपडेट देंगे। REC पर जो आपका व्यू था, फिलहाल 1.5% ऊपर है स्टॉक। बिल्कुल दिवांशु, सुबह दिया था और अभी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। और REC में सुबह हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि आज एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। पिछले 5 दिन के हाई टूटे, तो अभी तो ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और पोजीशंस को कैरी करें, क्योंकि 98 के ऊपर ये स्टॉक 100 रुपए से लेके 102 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो सुबह जिन्होंने भी किया था वो 100% अभी प्रॉफिट में है। पोजीशंस को ट्रेल करें और होल्ड करें। शायद यहां से 100 रुपए से लेके 102 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो और बढ़िया मूव के लिए तैयार है REC। हम देख रहे हैं कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद दिन में फिर से अपसाइड मूव आ रहा है। सिद्धार्थ जी, आप कुछ और ऐड कर रहे थे सीमेंट स्टॉक्स के बारे में सर? जी दीपांशु, सीमेंट में जैसे हम अल्ट्राटेक पे बहुत पॉजिटिव है, साथ ही साथ पिछले SPL मिड कैप के सेगमेंट में मैंने सागर सीमेंट दिया था जो 24% का रिटर्न दे चुका। वैसे ही और एक मिड कैप सीमेंट कंपनी बहुत बेहतरीन लग रही है अलोंग विद अल्ट्राटेक, वो है बिरला कॉर्प। यूनिक बिजनेस है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने बहुत कुछ किया है। मेरी खरीदारी की राय होगी बिरला कॉर्प पे 830 का टारगेट है हमारा। निवेश की राय होगी 12 महीने, 8 से 12 महीने का पर्सपेक्टिव आपको जरूर रखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि बिरला कॉर्प भी सागर सीमेंट की तरफ बहुत अच्छा मूव दे सकता है, नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल, और सागर सीमेंट तो आपका ही 25% बढ़ गया। मेरे ख्याल से 560-70 के आसपास आपने रिकमेंड किया था, और अब आप देखें यहाँ पर 700 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सागर सीमेंट तगड़ा एक्शन वहाँ पर आता हुआ दिखा है, बहुत ही ज़बरदस्त मानना पड़ेगा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स जो पसंद हैं सिद्धार्थ जी को, वो बड़े कमाल करते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए थोड़ी देर में आपके लिए बैन से बेनिफिट आशीष चतुर्वेदी भी लेकर आएंगे, लेकिन एक स्टॉक जिसने चाल बदली है और तगड़ी वाली बदली है वो है बाटा इंडिया। आइए बाटा इंडिया पर एक बार देख लेते हैं। राय 30% बाटा में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और स्टॉक 1.5% कमजोर है। नितिन जी, इसके डेटा और चार्ट्स देखिए जरा और बताइए क्या करना चाहिए। बाइंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था और वो फॉल्स ब्रेकआउट है। आज ऊपर जाने के बाद हेवी ओपन इंटरेस्ट के साथ नीचे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 1350 की तरफ एक बार आ सकता है। 1350, 1340 ये रेंज है जहां तक ये नीचे आ सकता है। तो बाइंग नहीं करना चाहिए, और अगर बाय है तो एक बार स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। पॉसिबल है कि 350 से 340 जो सपोर्ट लेवल है वहां तक ये गिर के नीचे आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए, फिलहाल खरीदारी ना करें, ये राय है आपके लिए बाटा इंडिया पर आते हुए। कुछ ही देर में जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और वो देंगे हमें कैश का ऑप्शन, और जैसे भी हम कैश का ऑप्शन लेकर आपको बताएंगे किस तरह का एक्शन हो सकता है और दूसरे स्टॉक्स में। आइए इस बीच एक और स्टॉक जो अच्छा मजबूत होता हुआ दिख रहा है वो है कोफोर्ज। 1.5% मजबूत है और 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। आमतौर पर वागले साहब की नज़र इस पर रहती है, आज नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ वागले साहब, 2585 कोई ट्रेड बनेगा? अनिल जी, समय मुझे आज मार्केट्स में ऊपर में सेलिंग आते हुए या प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखता है। कोफोर्ज में भी मुझे वो वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं, ऊपर में प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है। आपकी बात सही है, ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट वो मोमेंटम मिसिंग है, तो मैं पास कर दूंगा इसको। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। और आइए इस बीच विश्वेश जी तैयार हैं अपने एक बेहतरीन कॉल के साथ, और विश्वेश का विशेष उनके लिए बिगुल, और बिगुल के बाद चलते हैं उनके पास।
आइए विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं। विश्वेश जी बताएं सर, कौन सा स्टॉक है, क्या किस पर कॉल देंगे इस वक्त? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में डेटा बहुत पॉजिटिव है। आज के दिन में बैंक निफ्टी में 23 लाख पुट में ऐड हुए हैं, जबकि कॉल में ओनली 15 लाख शेयर ऐड हुए हैं। और जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट होकर अब मूव कर रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 24,500, 24,600, इनफैक्ट 24,800 की ओर जा सकता है। तो करना ही होगा, 24,500 का कॉल ऑप्शन 220 के आसपास मिल रहा है, उसमें एंट्री करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ही इज गिविंग अ सिग्नेचर। इनफैक्ट मैंने 2 दिन पहले भी जब बाय दिया था तो हमारे 25,000 के टारगेट थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी यहां से शायद 200-300 पॉइंट का क्विक मूव देने के लिए रेडी है। तो 24,500 का कॉल 220 में स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, बिकॉज प्रीमियम मुझे ऐसा लग रहा है कैचअप करेंगे इवेंचुअली। तो यहाँ पे 220 में खरीदारी करें। और जिस हिसाब से डेटा वगैरह उभर के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा वाइड रखना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो 160 का स्टॉप लॉस रहेगा 24,500 के कॉल ऑप्शन में। 300, 350 और 400 मेरे हिसाब से बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 24,500 का कॉल ऑप्शन कैरी करना चाहिए। डेटा काफी पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी पे 24,500 का कॉल खरीदने की राय। बैंक निफ्टी 24,500 का कॉल खरीदिए। यहाँ पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ से और अपवर्ड मूवमेंट आता है कि नहीं बैंक निफ्टी में। बैंक्स पर वैसे इंडिविजुअल बैंक नेम्स में देखें तो उतना ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल नहीं आते हुए दिख रहा है, बट कई सारे स्टॉक्स हैं बैंक से जो मूव कर रहे हैं। जी अनिल सर। जी सॉरी, मैं सोचा था बैंक निफ्टी की बात निकली था, एक बार जल्दी से नितिन जी से भी राय ले लूं, क्योंकि नितिन जी के भी डेटा फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो एक बार मैं सोचा था नितिन जी से भी पूछा जाए पीछे के पीछे। नितिन जी बताइए, बैंक निफ्टी के डेटा में कोई और सुधार, स्टेबल, क्या कुछ बदलाव हुआ है जो आप 2 बजे बता रहे थे उसमें से? देखिए जी, डेटा में मूवमेंट आ नहीं रही है, बट डेटा मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है आज इंट्राडे में मूवमेंट नहीं आए, कल हमें गैप मिल जाए, क्योंकि डेटा बहुत पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का और निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी में एक और जैसे डेटा मैं हाईलाइट करूं, ये जो ओपन इंटरेस्ट आज 14% का एडिशन है, ये भी एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में एडिशन है, जो नॉर्मली ऐसा एडिशन होने के बाद एक मूव मिलती है हमें। तो मुझे लग रहा है फॉलो ऑन बाइंग कल आनी चाहिए। दूसरी बात, HDFC बैंक जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ये अभी करीब 0.25% ऊपर है और इसमें 4% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो ये एक पॉजिटिव डेटा मिल रहा है। और इसके और जो स्टॉक्स हैं जैसे बैंकिंग के ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये इनमें सब में लास्ट 4-5 दिनों में काफ़ी बाइंग हो रखी है और शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ट्रैप है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आज हल्का सा डिप है, ये केवल डिप है, इसमें बाइंग हो रही है और दोबारा मोमेंटम कैचअप होगा और बैंक निफ्टी 25,000 की तरफ बिल्कुल इसी एक्सपायरी में जा सकती है जो परसों है। तो मुझे तो डेटा काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। रिस्क लेकर के बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए, पुट्स को अवॉइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,000 की तरफ हम लोग बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 12,000 के ऊपर बिल्कुल जाने को तैयार हैं। ओके, 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी। और ये आपने पॉइंट एकदम सही रखा कि मेन चीज़ जो है वो सबसे बड़ी आज गेम चेंजर बैंक निफ्टी के लिए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मजबूत है, वो है HDFC बैंक। कल थोड़ा सुस्त था, नतीजे के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई और अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद जिस तरह से मजबूत होता हुआ दिखा है। विश्वेश जी, आप 24,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं बैंक निफ्टी में। क्या आपका भी इरादा ये है कि मंथली सीरीज के समापन तक, चलो इस गुरुवार नहीं, लेकिन मंथली सीरीज के समापन तक 25,232 जो हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने इस रनअप में, वहां तक फिर से जा सकता है? क्या इसकी संभावना दिख रही है? मेरे ख्याल से 28 से 31 अगस्त का है ये 25,232। क्या वहां तक का एक्शन दिख रहा है आपको? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से पॉसिबल है और 25,000 के लेवल आ सकते हैं। देखिए ये जो मूव शुरू हुआ है और ये 23 सितंबर के लो से 20,500 के लो से जो मूव शुरू हुआ है, उसको हम इम्पल्स काउंट कर रहे हैं। मतलब थोड़ी सी टेक्निकल स्टडी है जिसको हम रिलेटिव एनालिसिस करते हैं, और उसमें भी ये लास्ट लेग जो 23,000 से अभी देखा जा रहा है, वो 23,000 से अब तक का जो लेग है उसमें अभी 2 लेग बाकी हैं अपसाइड में। तो मुझे लगता है कि वो 24,500 से 25,000 के बीच में रुकेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि दैट वुड बी अ वेरी गुड रेंज टू
शॉर्ट और टू बुक प्रॉफिट। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से डेटा उभर के आ रहा है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली वी आर हेडिंग फॉर 24,500 25,000। तो नितिन जी के डेटा के साथ मैं सहमति रख रहा हूँ। इनफैक्ट पार्ट ऑफ द रीजन मेरा बाय देने का यही था कि एचडीएफसी बैंक आज बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा और अनिल जी, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.2 है। तो अभी रिसेंट में पोस्ट कोविड मैंने ये देखा है मार्च के बाद में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.5 1.2 के पास आता है और मार्केट करेक्ट हो जाता है। आज 1.2 है, फिर भी हम पुट राइटिंग देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा तो दैट मींस वी विल सी अ शार्प शॉर्ट कवरिंग इन द कॉल्स। सो दैट इज द बेसिस ऑफ माय रीजनिंग। और मुझे लगता है अनिल जी 24,500 प्लस डेफिनेटली देखने मिलना चाहिए। शायद गैप से हो सकता है, ऐसा डेटा दर्शा रहा है अभी फिलहाल। चलिए 24,500 और उसके बाद 25,000 बैंक निफ्टी पर आने के लिए तैयार है। निफ्टी भी 12,000 के ऊपर जाने को तैयार है अगर इस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा तो। नजर रखते हैं, बट बाजार में अच्छा मूवमेंट हो रहा है और कई सारे स्टॉक्स हैं इंडेक्स के अलावा, अगर आप देखें फ्यूचर्स के अलावा अगर आप देखें तो कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है। उनमें से एक है टाटा कम्युनिकेशन। यहां पर देखिए तो 3 दिन में आपको 15% से ज्यादा का उछाल इस स्टॉक पर आते हुए दिखा है। क्या है कुछ ट्रिगर्स जिसकी वजह से बाजार का व्यू टाटा कॉम पर पॉजिटिव हो रहा है? कुशल ने रिसर्च तैयार करी है, बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए 4-5 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको फोकस रखना होगा इस स्टॉक के लिए। आप देखिए ऑलरेडी काफ़ी बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है पिछले 3 दिनों में, पर आगे का जो आउटलुक है वो एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। इनफैक्ट उनका ये कहना है कि जो भी उन्होंने अभी हाल फिलहाल डील विंस की है उसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो इनकी कैश फ्लोज आते हुए नजर आएंगे, उससे इनकी आय और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है उसमें सुधार आपको आता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो इनकी सर्विस मिक्स है वहाँ पर जो हाई मार्जिन वाले सर्विसेज है वहाँ पर इनकी इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो FY22 FY23 के जो रेवेन्यूज है, जो एस्टिमेट लगा रहे हैं एनालिस्ट, वो काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ अगर आप रियल एस्टेट समेत जो भी इनके ओवरऑल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है वहाँ पर भी अब ये तेज़ी ला सकते हैं। और आप देखिए थोड़े दिन पहले ही इन्होंने डिमर्जर किया था हेमिस्फेयर में कुछ 14,000 करोड़ रुपए के लैंड बैंक का। तो अब देखना होगा कि वहाँ पर किस हिसाब की गतिविधियाँ आगे के लिए बनती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो चौथा बड़ा पॉइंट है वो FY22 में जो खर्चे हैं इनके, उसमें कटौती आने की एक्सपेक्टेशंस है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो कंपनी की आती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट FY21, 22 और 23 के अगर आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज देखें तो वहां पर आपको लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और इनके जो ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इस पर व्यू पॉइंट रखा है, जिसमें कोटक सिक्योरिटी सबसे हाईएस्ट जो है यहां पर इन्होंने टारगेट्स रखे हैं 1075 के लक्ष्य के लिए, और सब में सारे ब्रोकर्स जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो सारे ब्रोकर्स की खरीदारी की राय है, यहाँ से और बढ़िया अपसाइड आ सकती है। पर एक बार PSU बैंक्स पर नजर डालिए क्योंकि इनके लिए बड़ी खबर आ रही है इस समय। एजेंसीज की तरफ से ये रिपोर्ट है, रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि 8 से 10 PSU बैंक्स में फंड इन्फ्यूजन कर सकती है सरकार। तो ये एक बड़ी खबर है। अब ये टाइमलाइन देखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली किस टाइमलाइन के साथ सरकार का व्यू बन रहा है। बट इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी कि आने वाले 5 महीनों में आप सरकार की तरफ से फंड इन्फ्यूजन देख सकते हैं 8 से 10 PSU बैंक्स में। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है सेक्टर के लिए। आज तो PSU बैंकिंग इंडेक्स थोड़े दबाव में है, कल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली चल रही है। बट अनिल जी, अगर इस खबर को देखें तो सरकार की तरफ से सहारा मिल रहा है। 8 से 10 PSU बैंक्स में फ्रेश फंड इन्फ्यूजन की इस समय बात हो रही है, कैपिटल इन्फ्यूजन की बात हो रही है। किस तरह से देखना चाहिए सर इस खबर को? जी हाँ दीप, मुझे लगता है पिछले 2 दिनों से थोड़ी सरकारी बैंकों में जो हलचल आई, जो हरकत आई, वो शायद इसी वजह से आती हुई दिखी कि 8 से 10 सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की तैयारी सरकार की हो सकती है। तो ये खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है। कोई सरकारी बैंक अगर समझ में आ रहा हो खरीदारी करने के लिए आज से, तो जरा एक बार चार्ट्स देख लीजिए सुमित जी। आप जनरली सरकारी बैंक में थोड़े दिन पहले आपने कल परसों में बैंक ऑफ बड़ौदा भी खरीदारी करने की राय दी थी, या और कोई सरकारी बैंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ पर खरीदारी करने की राय है तो बताएं। और सिद्धार्थ जी का तो हमें पता है SBI के अलावा सिद्धार्थ जी को और कुछ पसंद है नहीं। तो पहले एक बार सुमित जी आप चार्ट तैयार करिए, तब तक मैं सिद्धार्थ जी से राय ले लूँ। सिद्धार्थ जी, SBI हालांकि उसे पूंजी की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, इसको पूंजी की जरूरत है नहीं, इसीलिए फंडामेंटली अच्छी है। और मैं मानता हूं कि PSU स्पेस में ये पूंजी जुटाने की या जो इक्विटी इन्फ्यूजन की जो बात चलते आती है वो कई वर्षों से बजट के टाइम में चलती आ रही है, बट वो एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी भी मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत बड़ी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया निफ्टी के अपसाइड के लिए, तो बैंकिंग करेगा, बट बैंकिंग में प्राइवेट बैंक ही करेंगे, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक।
ठीक बात है। तो ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं, ये सब बैंकों को बचाने की कोशिश है। ऐसा नहीं कि मतलब ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं कि मतलब भागना दौड़ना और अपने दम पर सब चलना शुरू कर देंगे। तो जिस पूंजी की ज़रूरत है वो मिलने की आसार दिख रहे हैं। आइए सुमित जी, आपने चार्ट देखे होंगे, बताएं सर। अनिल जी, एसबीआई तो भाई जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो एसबीआई में तो बिल्कुल बाय बनता है। अब एसबीआई के बाद अगर कोई दूसरा बैंक सिलेक्ट करना है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। कल हमने बीओबी में बाय का व्यू दिया था और 8% ऊपर था। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कल की तेजी का देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये बीओबी में एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस जरूर देखने को मिलना चाहिए बीओबी के अंदर। बीओबी का जो नीचे में सपोर्ट है वो करीब करीब 3940 के आसपास है। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक इसमें अभी और नीचे डाउनसाइड के लिए घबराने का जरूरत नहीं है। ऊपर में जैसे ही स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा जो कि 43.80 44 के पास है, ये लेवल टूटते ही 48 से 50 रुपए तक का मूव बीओबी में देखने को मिलेगा। तो स्टॉक पे नजर रखें। मेरे को लगता है इस बारी में 48 से 50 रुपए का लेवल दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कल एकदम शानदार तेजी रही, वायदा कारोबार का टॉप गेनर था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली है, पर एक बार फिर से आप यहां पर एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। एक्शन कुछ और स्टॉक्स में आ रहा है। एक बार ओबरॉय रियल्टी जरा फिर से पुल अप करिए, क्योंकि यहां पर नतीजों के दम पर हम रिएक्शन देख रहे हैं। 17% की तेजी इस समय आपको ओबरॉय रियल्टी पर दिख रही है, तो एक बड़ा उछाल ओबरॉय रियल्टी पर आते हुए दिख रहा है। नतीजों का ही रिएक्शन रहा है। थोड़ी कॉमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव रही है। कुछ इंटरनल्स हैं जो बाजार को पसंद आए हैं इनके नतीजों के दम पर, और इसलिए आप देखिए 17% का उछाल ओबरॉय रियल्टी पर आ रहा है। कुणाल जी, जिस तरह से रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है, अब इन लेवल्स पर चेज करना चाहिए या फिर अब हो गई है अप मूव? देखिए दीपांशु, ब्रेकआउट तो आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी में 440 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी जिसको काफी अरसे बाद स्टॉक ने पार किया है। लेकिन देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी बन गई है, अब ये 17-18% ऊपर है, तो मेरी राय में कूल ऑफ का इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आता है, 440 के करीब ये मिलता है तो वहां इसको खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि 500 तक की जगह है, लेकिन डिप्स में बाय करने की राय है। अभी खरीदेंगे तो 440 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ओके, अगर अभी खरीदना है तो 440 का स्टॉप लॉस, वैसे डिप्स का इंतजार करिए। पर अनिल जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी तैयार है। बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। जी सर। दीप, खरीदारी करने की राय है, लेकिन फॉर ए चेंज खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी या निफ्टी पर नहीं है, स्टॉक पर है। और वो स्टॉक है वो भी फॉर ए चेंज आपको थोड़ा सरप्राइज होगा कि ये स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ खरीदने के लिए। पहली चीज़, ये वायदा कारोबार के बैन में नहीं है और स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड, ठीक है। और खरीदने की राय 99 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 99 रुपये के आसपास। और आप देखिए हिंदुस्तान जिंक डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है इस वक्त। और हिंदुस्तान जिंक की आज रिजल्ट को लेकर भी और डिविडेंड को लेकर भी बोर्ड बैठक है, तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और यही वजह है कि आज अगर एक अच्छा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक की तरफ आता है तो वेदांता के लिए बड़ी फायदे की बात होगी। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि वेदांता में एक कल के लिए खरीदारी का मौका बन सकता है। स्टॉक आप देखिए मजबूती के साथ सेकंड हाफ में ऊपर आया है, तो कहीं न कहीं खरीदारी के संकेत भी दे रहा है। 97 हाफ 97 रुपये 50 पैसे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वेदांता के लिए। और ऊपर की तरफ 102 104 रुपये 50 पैसे, ये दो टारगेट वेदांता में आप रखकर खरीदारी कर सकते हैं। तो 102 और 104 रुपये 50 पैसे, ये दो लेवल्स के लिए वेदांता में खरीदारी करने की राय। भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आज वेदांता में एक्शन आता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक और या चाहें तो आप इसे डिलीवरी के तौर पर भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा डिलीवरी के तौर पर खरीद कर रख लें तो भी इस भाव से बुरा नहीं है। 92 93 के आसपास का लो बनाया था जब डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ। इफेक्टिवली 95 90 के नीचे ज़्यादा ट्रेड किया नहीं, तो जो कुछ भी एग्जिट हुए वो सारे लोग 95 से लेकर 97 के रेंज में हुए और अब उस रेंज से बाहर निकलकर 100 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, खोने के लिए कम है, आने के लिए ठीक है। तो वेदांता में आप एक चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का, ये है राय। जी दीप। चलिए, तो वेदांता पर आपके लिए ये आ रही है खरीदारी की राय, और देखते हैं कि किस तरह से एक्शन होता है। इंतजार है हिंदुस्तान जिंक के नतीजों का, और मोर इम्पोर्टेंटली कितना बड़ा या किस तरह का डिविडेंड अनाउंसमेंट वहां से आता है। पर वेदांता आप डेफिनेटली एक्शन इस स्टॉक पर देख रहे हैं। जी सर।
तो ये है राय आपके लिए इस वक्त वेदांता पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चेतन भूटानी हमारे संवाददाता हमारे साथ तैयार हैं और वक्त उनसे जानने का एक एक्सक्लूसिव खबर जो उनके पास है। चलते हैं चेतन के पास दिल्ली। चेतन बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर ये जो खबर बहुत बड़ी है वो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो जो भारत सरकार ने एक केमिकल है फ्लोरो इलास्टोमास्टर्स जिसमें जो हाई रेजिस्टेंस केमिकल होता है जो फ्यूल पंप होस पाइप यूज होता है जिसमें जो क्षमता होती है हीट बेयर करने की वो बहुत ज्यादा होती है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिजल्ट का नोटिफिकेशन अब इशू कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से उसका फाइनल नोटिफिकेशन अब आना बाकी है जो लगभग 20 से 25 दिन में मैं समझता हूँ कि वो आ जाएगा। तो डीजीटीआर ने $1.04 पर केजी के हिसाब से के बीच में $8.86 के बीच में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला कर लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसने पहले ही इनफैक्ट गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो सोल मैन्युफैक्चर करती है फ्लोरोइलास्टोमर्स, उसमें ये डिसाइड किया गया कि इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है और इसमें सनसेट रिव्यू इनिशिएट किया गया था जनवरी-फरवरी के बीच में। उसकी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी 27 अक्टूबर को और 7 दिनों में एक्सपायर होती थी, लेकिन अब 5 सालों के लिए उसके लिए एक्सटेंड कर दिया। तो लंबी और अच्छी खबर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के लिए यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर आप नज़र रखिए। बैक टू बैक यहाँ पर अच्छी खबरें आ रही हैं क्योंकि रेफ्रिजरेंट वाले एसीज़ के इंपोर्ट्स का भी इन्हें फ़ायदा होता है और अब अगर सरकार की तरफ से यहाँ पर ड्यूटी लग जाती है तो उसका भी आप कंपनी को फ़ायदा होते हुए देख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, नवीन फ्लोरो पर तो आपसे रेगुलरली बात होती है, गुजरात फ्लोरो पर कोई राय सर, और इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के लिए, आपकी कोई राय? बहुत पॉजिटिव खबर है गुजरात फ्लोरो के लिए और पूरे ही ये सब सेगमेंट जो कंप्रेसर्स और कंप्रेसर्स के एसी और गैसेस में मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उन सभी के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। और गुजरात फ्लोरो में हमारी कोई खरीदारी की राय नहीं है, बट दीपांशु थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। नवीन फ्लोरो जैसे आपने बहुत सही कहा, हमने कवर किया था बहुत नीचे के लेवल से क्योंकि रेफ्रिजरेटर के गैसेस बनाते हैं। साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेस भी बहुत बेहतरीन पॉजिटिव रहा है, एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस पे देखी गई थी। तो मुझे लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेस जो नीले नीले अंबर पर जरूर पहुंच चुका है और ये कंपनी भी बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो अंबर एंटरप्राइजेस दादी की पसंद है ही, पर गुजरात फ्लोरो पर नजर रखिए। बिग पॉजिटिव खबर आ रही है और हम देख भी रहे हैं कि खबर के दम पर स्टॉक पर निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है और अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। तो गुजरात फ्लोरो के लिए बड़ी खबर और जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव स्टोरी का आप इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। आइए कुछ और कॉल स्ट्रैटेजीज आपके लिए तैयार हैं। बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। स्वागत है आपका जय, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है आपका कैश का ऑप्शन? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। दीपांशु, मैं ये कहूँगा कि देखिए ओवरऑल मैंने मॉर्निंग में यही कहा था कि निफ्टी में हमें पुट लेकर चलना चाहिए, जो उसके बाद तो निफ्टी नीचे आया इनफैक्ट एंड ऊपर गया इनफैक्ट और उसके बाद वापस अभी नीचे आया है। तो मैं कहूँगा ये कि मेरा व्यू वही था कि निफ्टी में हमें कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। इनफैक्ट वो ऊपर जाकर नीचे आया बट फाइनली आया तो नीचे ही, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एक देखने मिल सकता है। इसी दीपांशु मैं कहूँगा कि बॉटम से हमें जो एक राइज देखने मिली है करीब 11,650 से लेके ऊपर में 11,950, वो एक इम्पल्सिव मूव है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वो इम्पल्सिव मूव ऑलरेडी दिखी है हमें 2000 पॉइंट की। सो 22,100 से लेके 24,100 200 तक। तो कहना है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ आज के दिन में इंडेक्स में ट्रेड थोड़ा अवॉइड करेंगे हम जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, मंथली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू HDFC बैंक का 1220 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो भी 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है दीपांशु। HDFC बैंक ओवरऑल अपने आप में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दे चुका है और ऊपर में हमें इसके लेवल्स लगभग 35 रुपए से लेकर 42 तक देखने मिल सकते हैं 1220 के कॉल ऑप्शन के। नीचे के आपको स्टॉप लॉस लगाने के 16 रुपए का। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने मिला इसके रिजल्ट के दिन। उसके बाद ये स्टॉक ने थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाया 1235-40 के आसपास से। पर दीपांशु मैं कहूँगा कि नीचे में फिर से ये स्टॉक ने 1200 के लेवल को होल्ड किया, ब्रेक नहीं किया और वहाँ से फिर से रिवर्स हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि HDFC बैंक चाहे दूसरी बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, साइडवेज मोमेंटम देखने मिले, ये धीरे धीरे एक्सपायरी तक तो हमें लगभग 1260 से लेकर 80 तक के लेवल्स दिखाएगा। इसीलिए ये कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है।
लगभग 35 से 42 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय कॉल ऑप्शन के जरिए। ये जय का कैश का ऑप्शन आज के लिए आपकी तरफ से। जय, इसका स्टॉप लॉस एक बार बताएं जरा। अनिल जी, 16 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। आइए जल्दी से एक बार बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद वागले साहब का वंडर भी। बताएं सर। अनिल जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये चार्ट कॉर्नर नहीं अनिल जी, ये हमारा पिक ऑफ द डे है और एशियन पेंट पे एक ओवरवेट वाली खरीदारी की राय है। परसों इसके नतीजे हैं और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, जिस तरीके की टेरिटरी में खड़ा हुआ है, नतीजों की अनाउंसमेंट तक 100 रुपीज का मिनिमम 100 to 120 रुपीज का अपमूव देखने को मिलेगा। तो 22 तारीख तक के लिए 2 दिन का नजरिया बना के एशियन पेंट पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है, मिस नहीं करना है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। लाइफ टाइम हाई पे एशियन पेंट्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जो पैटर्न बना है इसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं और आज इसका ब्रेकआउट 2100 रुपए के ऊपर हुआ है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। और जैसे राकेश जी ने कहा कि कम से कम इसमें 100 रुपए की तेजी की पूरी संभावना चार्ट पर दिखती है, तो इन स्तरों पर बाय करें। बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 2090 पर 2090 पर रखें और ऊपर पहला टारगेट 2225 रुपए का होगा। 2225 के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स में करें खरीदारी। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक एशियन पेंट्स ही है। बीटीएसटी करके चले 2125 2130 ये रेंज में, करंट भाव 2130 है। 2100 के नीचे जाएगा तो काट ले, मतलब आपका रिस्क एक 20 रुपए का होगा। और मुझे लगता है ये स्टॉक 2100 2175 2190 ये कल के दिन में जाना चाहिए। ये मेरा बीटीएसटी होगा। ओके, वागले साहब को बीटीएसटी ट्रेड के लिए पसंद है, राकेश जी कुणाल जी को 2 दिनों के लिए पसंद है। एशियन पेंट्स सबकी लिस्ट पर है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एक्सो नोबल, तीनों पेंट स्टॉक्स आपको बेहतरीन तेजी इस समय दिखा रहे हैं। आइए बिगुल, अनिल जी के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी जान लेते हैं उनकी। सर बहुत ही बढ़िया ग्लोबल एक्शन दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% की तेजी दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो पॉजिटिव ही ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। बताइए क्या करके जाना चाहिए सर क्लोजिंग से पहले? दीप, रेंज के बीचों बीच देखिए 11800 11835 खरीदारी की रेंज है, 11950 12000 बेचने की रेंज है। उसके बीचों बीच 11900 पर बंद हो रहे हैं और 11900 पर पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट बराबरी का बना हुआ है। तो मेरे लिए कोई ट्रेड है नहीं। अगर आपका लॉन्ग ट्रेड है आप होल्ड करिए। कल ही की तरह आज भी राय दूंगा, आपके लॉन्ग ट्रेड पे एक 12000 का कॉल ऑप्शन जरूर बेच के जाइए। कल आपने बेच के गए तो सुबह आप आराम से तसल्ली में रहे होंगे और उस कॉल ऑप्शन में आपके पैसे भी बन गए कि वो उसकी प्रीमियम कम हो गई। तो आज भी वही राय रहेगी। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है ऑलरेडी तो उसको होल्ड करें, 12000 का कॉल ऑप्शन बेच दें। फ्रेश पोजीशन बनाने की मेरी राय इस वक्त नहीं है, रेंज के बीचों बीच में नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मंदी करने का भी ऐसा कोई रीज़न नहीं है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, आपके यहाँ बहुत बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, ट्रेंड मजबूत है। अगर किसी को ट्रेड लेना ही है तो वो एक 11900 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 12000 का कॉल ऑप्शन बेचने का हो सकता है। अगर जिसको लेकर जाना ही है कि नहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ताकि मन लगा रहे और दूसरे दिन सुबह सुबह 9:15 बजे मार्केट के सामने बैठे, तो उसके लिए कोई तो आपके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो जिनको मोटिवेशन चाहिए वो 11900 का कॉल ऑप्शन खरीदकर 12000 का कॉल ऑप्शन बेच दे। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है और जिसको हेजिंग और टेंशन फ्री लाइफ चाहिए वो 12000 का कॉल ऑप्शन बेचकर अपनी हेजिंग कर लें ताकि आपके रिस्क कम हो जाए। जो बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 24,300 पर बंद हो रहा है, तो अभी भी ट्रेंड मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। न 24000 टूटता दिख रहा है, न 24500 के पार होता हुआ दिख रहा है, तो रेंज के बीचों बीच में है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर मानना यही है कि जिनकी तेजी की पोजीशन है वो 24500 का एक कॉल ऑप्शन बेच दें और आराम से चैन की नींद सोएं। और जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बना रखी है वो होल्ड करके चले, कोई इशू नहीं। मंदी करने का अभी तक वक्त आया नहीं है, कहीं कोई संकेत है नहीं, तो नई पोजीशन ना बनाएं। एग्जिस्टिंग पोजीशन है
और अगर फिर भी जिसको बनानी ही है 24,300 का कॉल ऑप्शन लेकर 24,500 का कॉल ऑप्शन बेच कर जाए, ये स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है दीप। तो सिंपल इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलें जी। बिल्कुल अनिल जी, तो यही स्ट्रैटेजी है, नई पोजीशन ना बनाए पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए हेज जरूर क्रिएट करिए। आइए क्लोजिंग से पहले जल्दी से आशीष के पास भी चलते हैं, बैन से बेनिफिट के लिए। आशीष बताइए क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स बाहर आएंगे, फ्रेश एंट्री किन स्टॉक्स की हो सकती है बैन में? बिल्कुल दीपांशु, 12 स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो बैन में बने हुए हैं। 12 में से 3 जो है स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एस्कॉट्स अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 79% होगी, 80% से कम आती है तो स्टॉक जो है बैन से बाहर आता है। पीवीआर में भी अगर आप देखें तो 79% है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर 81% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो यहाँ पर भी संभावना पूरी बन रही कि ये 3 स्टॉक जो है बैन से बाहर आएंगे। इसके अलावा आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन वेदांता इस स्टॉक पर फोकस रखना होगा क्योंकि जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है एकदम बॉर्डर लाइन पर है, 94.76% है। 95% से थोड़ी भी ऊपर जाएंगी तो स्टॉक बैन में आएगा। ओके, तो वेदांता पर नजर रखिए कि ये बैन में आता है कि नहीं, बॉर्डर पर है इस समय, पर बाहर आने के लिए सेल, आइडिया, पीवीआर और एस्कॉट्स ये स्टॉक्स तैयार हैं। ये आपको खबर आशीष दे रहे हैं, बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो बैन में बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी खबर हमें देने के लिए। चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एक और एक्शन पैक दिन रहा, सुस्ती के साथ शुरुआत हुई पर उसके बाद बाजारों में अच्छी रिकवरी आई और फिर आपने वो गेंस होल्ड करी हैं और गेंस के साथ ही क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। 11,900 के ऊपर निफ्टी वापस आता हुआ दिखा और होल्ड कर रहा है और साथ ही निफ्टी बैंक भी 24,300 के करीब आते हुए दिख रहा है। प्रोविजनल नंबर्स हैं ये, ऑफ कोर्स फाइनल क्लोजिंग का फिगर के लिए इंतजार करते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज बढ़िया शानदार रिबाउंड आज आईटी स्टॉक्स में आपने देखा। एचसीएल टेक महिंद्रा दोनों ही आगे रहे, टीसीएस में भी अच्छी खरीदारी रही और साथ ही इन्फोसिस का भी पार्टिसिपेशन दिखा। साथ ही हमने देखा कि कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन था। एशियन पेंट्स जो हमारे गेस्ट की तरफ से कॉल्स भी आई हैं, 3% की तेजी, हालांकि बाकी पेंट स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन रहा। बैंक्स में मिला जुला कारोबार पर एचडीएफसी बैंक कल की गिरावट के बाद आज अच्छा रिबाउंड, जिसकी वजह से बैंक्स को सहारा मिलते हुए दिखा और भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी हमने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है, तो यहाँ पर भी नजर रखनी पड़ेगी। डॉक्टर रेड्डीज में थोड़ी खरीदारी, एसबीआई लाइफ में आपने थोड़ी खरीदारी देखी, हालांकि नतीजों के बाद एचडीएफसी लाइफ पर दबाव रहा। नतीजों के बाद दबाव रहा ब्रिटानिया पर भी, 6% की गिरावट रही। वॉल्यूम ग्रोथ से बाजार खुश नहीं था, मैनेजमेंट कमेंट्री से भी थोड़े संकेत कॉशियसनेस के आए थे और एचयूएल पर भी दबाव देखने को मिला। तो अनिल जी दोनों तरफ के ट्रेड देखते हैं, 11,900 फाइनल क्लोजिंग का फिगर निफ्टी पर दिखता है कि नहीं? बिल्कुल तो क्लोजिंग अच्छी आती दिख रही, 11,900 के आसपास, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे में दीप ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 24,300 के आसपास बैंक निफ्टी भी आएगी, लेकिन 5-10 पॉइंट से ऊपर नीचे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, लेकिन हरे निशान में होगी। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स आपको नजर आ रहा है, ये एकदम साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए बेहतरीन मजबूती के साथ होते हुए आपको नजर आएगी, ये एकदम साफ है। लेकिन आज के लिए सबसे विशेष आयोजन बाजार बंद होने के बाद जो है वो शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन है और वो संबोधन आप 6 बजे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बाजार के जाने माने दिग्गज आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे। अगर बाजार से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए किसी भी तरह की कोई भी ऐलान आए तो वो आपके सामने होंगे। ज़रूरत पड़ने पर मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो शाम को 6 बजे जो कुछ भी एक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद, वो पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे सब चैनल पे सेम है, कहीं भी आप देखें एक ही बात है, लेकिन अगर भाषण के बाद का विश्लेषण आपको सुनना समझना है तो आपका चहेता चैनल जी बिजनेस पूरी तरह से कवरेज के लिए तैयार है। जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी कहेंगे उनका विश्लेषण करने के लिए हम तैयार हैं शाम 6 बजे। आइए शाम 5 बजे ये आपके लिए एक शो, आपकी खबर आपका फ़ायदा, जो शाम 6 बजे होता है, लेकिन चूंकि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश है इसलिए हमें इसे 1 घंटा जल्दी कर रहे हैं। भारत में लोगों की नज़र लगातार कमज़ोर हो रही है, जी हाँ, यानी कि आंखों की रोशनी। देश में इस वक्त 13 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पास की चीज़ें सही से नहीं देख सकते हैं और इनमें से 78% लोगों की उम्र 50 साल के ऊपर है, यानी कि 50 साल के ऊपर हो गए तो पास का पढ़ने लिखने में बड़ी मुश्किल होती है। और भारत में ये संख्या ज़्यादा होने के पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं वो 2 कारण मानते हैं। एक तो ये कि डायबिटीज़ ज़्यादा है लोगों को, डायबिटीज़ में आंखें कमज़ोर हो जाती है, और दूसरा है कि एवरेज उम्र लोगों की बढ़ रही है। पहले लोग जल्दी चले जाते थे, अब आराम से लाइफ थोड़ी बेहतर हो रही है क्योंकि मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज बेहतर है, तो थोड़ी सी लंबी लाइफ होने लगी है। लेकिन इस जो ये स्टडी आई है इसके अंदर आँखों की रोशनी कम होना
और इससे जुड़ी कई सारी और बड़ी बातें बताई गई है। तो कोरोना काल में लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, लैपटॉप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में जो वक्त बिता रहे हैं, इनसे आंखों पर किस तरह का असर पड़ रहा है और आपकी आंखें कमज़ोर ना हो, चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज ये खास शो होगा। देखिए क्या मज़ा है, आपको पॉलिटिकल शो देखकर कोई आनंद तो आने वाला नहीं है कि बिहार में कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, किसी के कुछ बोलने करने से तो कुछ होना नहीं है। जो कुछ होना है वो काम की, आपकी हेल्थ सबसे पहले। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि शाम को आपको बढ़िया क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, बजाय इसके कि पॉलिटिकली मुर्गों की लड़ाई आप देखें और उसका आनंद ले। इससे बढ़िया है कि आप कुछ सीखे समझे, काम की बात करें और जिसको करने के बाद आधा घंटे बाद भी आप उतने ही फ्रेश रहें, दिमाग में तनाव ना हो, तो न दिमाग में तनाव हो और आप अच्छी चीज़ देखें, उसके लिए हमारी तैयारी है। शाम 5 बजे डॉक्टर संजय धवन साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल मैक्स हेल्थ केयर से, और डॉक्टर विनय नांगिया साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल, जो विजन लॉस एक्सपर्ट ग्रुप साउथ एशिया का है। उनके एक्सपर्ट जो हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी आंखें सलामत रहें। और कार्यक्रम का शीर्षक है ताकि सलामत रहें आंखें, आपकी खबर आपका फायदा। आइए मनी गुरु, रात 8:26। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ रहा है। डेडलाइन एक्सटेंड होने के बाद अब 30 नवंबर तक आपको रिटर्न भरने हैं। लेकिन क्या 30 नवंबर तक आप पिछले रिटर्न भी भर सकते हैं? आखिरी तारीख कब है? कौन कौन से साल के आप पिछले सालों के रिटर्न भर सकते हैं? सरकार ने जो कैश वाउचर स्कीम बनाई है उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? और सीनियर सिटीजन्स को ब्याज पर कितनी छूट मिलेगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। इन सब के जवाब तैयार है आज शाम मनी गुरु में रात 8:26 पर, जहां हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स आपको देंगे ITR इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब। तो देखना मत भूलिएगा ITR हेल्पलाइन रात 8:26 पर। जी हाँ, अभी वक्त है, लेकिन वक्त होते हुए आप इन्हें देख लें, समझ लें, तो ये आपके लिए होगा बेहतर। फाइनल क्लोजिंग बिल्कुल 11,900 के करीब निफ्टी पर, 11,896, 4 पॉइंट इधर, 11 पॉइंट उधर। बैंक निफ्टी 24,311। तो एकदम शांत क्लोजिंग होती हुई दिखी। 23 अंक ऊपर निफ्टी, 45 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, 112 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको माफ कीजिएगा क्लोज होता हुआ आपको नजर आएगा। ये है शांत क्लोजिंग। और एक बार जल्दी से डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स भी आप देख लीजिए, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि कल सुबह जब हम वापस से अपना बाजार खोलने की कोशिश करेंगे तब ये पता होना चाहिए कि हमने क्या देखा था और क्या हुआ, क्या सोचा था और क्या हुआ, क्या देखा नहीं, क्या सोचा था और क्या हुआ। तो हम सोच ही रहे हैं कि अमेरिका में 145 अंकों की मजबूती के साथ अमेरिका के फ्यूचर्स से डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% 70 अंकों की मजबूती के साथ रहेंगे। ये हमारा अंदाजा है डाउ फ्यूचर्स से। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, फिर सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब देखने का इंटरेस्ट रहेगा हमें। चलिए तब तक आप सभी से अच्छा एक बंसल जी, ये हमारा जो शाम वाला 6 बजे वाला शो है, जो आज हम 5 बजे कर रहे हैं आंखों की रोशनी पर, इसमें आप तो मेडिकल साइंस के बड़े जानकार हैं और ज़्यादातर हमारे जितने एक्सपर्ट हैं जिनके चश्मा भी लगा हुआ है, देखिए वागले साहब के लगा हुआ है, नितिन जी के लगा हुआ है और कुणाल जी के लगा हुआ है। चलिए मान लिया कि विश्वेश जी और हमारे सुमित जी तो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, हमसे एक जनरेशन छोटे हैं, लेकिन आपके चश्मा नहीं है बंसल जी, आप काम कम करते हैं या फिर मतलब कुछ और आपने वो वैसा लगा रखा है अंदर लेंस वेंस? अनिल जी मेरे को भी आप नेक्स्ट जनरेशन का ही माने। अनिल जी देखिए यंग और वेरी यंग में ना कुछ फर्क नहीं होता है। आप कई बार विश्वेश को बोलते हैं कि ही इज टू यंग, वेरी यंग, तो थोड़ा सा बुरा लगता है अनिल जी, मुझे बुरा लगता है। फिर मैं मन को समझाता हूँ कि यंग और वेरी यंग में फर्क नहीं होता है, तो मेरे को आप इसी कैटेगरी में गिने अनिल जी। बुरा तो मुझे भी लगता है कहते हुए, लेकिन क्या एंकर का काम है, बोलना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के मैं बोलता हूँ। अच्छा तो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन चलिए अच्छा सिद्धार्थ जी, आपके भी नहीं लगता चश्मा है? फंडामेंटल एक्सपर्ट के तो पहले लगना चाहिए या टेक्निकल एक्सपर्ट के, दोनों में से पहले किसके लगना चाहिए चश्मा कायदे से? देखिए कायदे से तो दोनों को ही लगने चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्क्रीन देखते देखते पूरा दिन भर बिताते हैं, तो कायदे से तो दोनों को ही लगने चाहिए। अब ये गॉड गिफ्ट है, किसी को लग जाता है किसी को नहीं लगता है, जैसे मेरे को। वाह क्या बात है। तो आपकी आंखों की रोशनी और चमकदार रहे, बरकरार रहे। जिनके लिए चश्मा लगा है उनका उतर जाए,
इससे बढ़िया बात है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये स्पेशली 40 के बाद बिना चश्मा अगर आप मेंटेन किए हैं अपने आप को तो वाकई में ये काबिल तारीफ है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो शाम को 6 बजे वाला शो जरूर देखिए। और क्या भी जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी। तो अनिल जी, एक चीज बहुत होता है सोसाइटी में जो मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको समझा जाता है कि वो बहुत पढ़ाकू और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, वैसा माना जाता है। और जिसको चश्मा नहीं है उसको डाउट से देखा जाता है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो स्कूल में ऐसे ही बोलते थे कि ये चश्मे से देखो बहुत पड़ता है, इसका मतलब इस हिसाब से तो बंसल जी आपको खुश होना चाहिए। अगर हम सुमित जी को और विश्वेश जी को कह रहे हैं कि इनके चश्मा नहीं लगता तो आपको खुश होना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने कम पढ़ाई की होगी या तो। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये सरासर जाती हो रही है अनिल जी। देखिए अनिल जी, मैं जब 3rd क्लास में था, यानी कि कुल 8 साल का था, तब से चश्मा लगा रहा हूँ। तो अनिल जी तब तो मैं यंग ही था, तो चश्मा लगाना अनिल जी कोई यंग या ओल्ड का बिल्कुल भी इसको ना समझा जाए, मुझे लगता है गलत बिल्कुल बात है ये। बिल्कुल परफेक्ट। जैसे मैं और बंसल जी चश्मा नहीं लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ओल्ड हैं, हम यंग हैं। और जैसे कि नितिन जी चश्मा लगा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं समझे कि नितिन जी और कुणाल जी ओल्ड हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही समझ गए, चिंता न करें। लेकिन हाँ, आपके चश्मा न लगे, आने वाली जनरेशन के लिए न लगे, उसके लिए शाम का 5 बजे का शो मिस मत करिएगा, ताकि आपकी आंखें रहे सलामत। ये है खास शो जो आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं। चलिए, आपकी दूरदृष्टि इसी तरह से मार्केट की और चार्ट्स की और फंडामेंटल एक्सपर्टाइज की बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। लेंगे आप सभी से विदा। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। आप सबका धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन जी, विश्वेश जी और साथ ही सेडानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।